नमस्कार दोस्तों, राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मुझे बहुत ज़रूरी कार्य से, घर के काम से कहीं जाना पड़ सकता है या पड़ रहा है, ये आप मान लीजिए। तो आज आपकी कक्षाएं बाधित ना हों, आज आप कुछ भी ना सीखें, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में मैंने पहले से 2 वीडियोज़ आपकी बना रखी हैं, जिसमें पत्र पत्रिका, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिका, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है और जितने भी पुरस्कार हैं आपके, जिसमें ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी है, मंगला प्रसाद पारितोषिक है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, आदि आदि, उन सब की वीडियोस रेडी कर रखी हैं। उनको मैं कंबाइंड करके अब आगे डलवाने जा रहा हूं। आप ये मत सोचना कि सर ये वाली वीडियो तो सर्दियों की, आपने स्वेटर पहन रखा है, ये सब तो पुरानी मेरी वीडियोस हैं, उनको मैं कंबाइंड करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। उनको आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, अपने नोट्स इत्यादि बना दीजिए। बाकी कल से फिर आपकी क्लास मैं कंटिन्यू शुरू कर दूंगा। आशा कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल से जुड़ना आप सुनिश्चित करें। तो देखिए आप वो वीडियो। ये पहला ही प्रश्न है आपका, यहां पर देखने का प्रयास करिए। पहला ही प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इनके उत्तर भी आप देने का प्रयास करते रहेंगे और इनके बारे में। जय श्री राम भाई, जय सिया राम। चटू जी इंतजार करवाते हैं नेता और अभिनेता। गुरुजन कब से इंतजार? अरे भाई यार, सच में मैं बता नहीं सकता यार, भाई बता नहीं सकता। मेरे को थंबनेल्स का भी बनना देना है, ठीक है। एक इसमें एक एसईओ करना होता है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। रात को भी मैं 3 साढ़े 3 बजे सोया था, आप मेरा चेहरा भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मतलब वीडियोस लगानी होती हैं, शेड्यूल करना होता है, टाइटल डालने होते हैं, टैग्स डालने होते हैं, फिर वो थंबनेल बनने भी देने हैं, ठीक है। वो अभी कुछ बना रहे हैं, कुछ बनने दे रहे हैं, ठीक है। साथ में आपके टीचर्स को बताना कि भाई ये करो। टीचर्स भी सारे नए हैं, बढ़िया हैं, और उनको सब बताना है, कंटेंट भी तैयार कराना है, टाइपिंग भी करवानी है। आप सोच नहीं, मेरा मन करता है मैं जाने आपको कितना पढ़ा दूं, पर मैं बिल्कुल ऐसा हो गया हूं जैसे हाथ बंध जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसी स्थिति मेरी हो गई है कि मैं चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास धन का नितांत अभाव है, ठीक है, इस समय। परंतु मैं जितना भी कर पा रहा हूं उतना मैं आपके लिए करूंगा भाई, और कर रहा हूं। तो इसको आप गंभीरता से देखने और सुनने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र माना जाता है वह उदंत मार्तंड माना जाता है, और यह सन 1826 में, कब? सन 1826 में आपके कलकत्ता से प्रकाशित होता था भाई। कहां से? कलकत्ता से आपके प्रकाशित होता था। और उदंत मार्तंड का, इस बात को ध्यान लीजिए आप, उदंत मार्तंड का, उदंत का मतलब होता है है ना, उदंत। मार्तंड क्या होता है? जो यहां पर मैं लिखता हूं आपका, उदंत लिखता हूं, ठीक है, और मार्तंड लिखता हूं। मार्तंड किसका है? मार्तंड जो होता है वह सूर्य शब्द का पर्यायवाची है। और सूर्य कैसा? आपका उगता हुआ सूर्य। कैसा मेरे भाई? उगते हुए सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड। और उदंत मतलब, उदंत मतलब कि उदंत, दांत वाला, छोटे दांत, मतलब उगते हुए दांत वाला, है ना, दांत वाला या बिना दांत वाला। तो छोटे छोटे उसका प्रतीक है, छोटी मतलब एक शुरुआत का प्रतीक है उदंत मार्तंड। तो आपको ध्यान रखना है, सन 1826 में ये कलकत्ता से प्रकाशित आपका होता था। और प्रकाशित करने वाले कौन थे? तो प्रकाशित करने वाले थे पंडित जुगल किशोर। ये ध्यान रखना है आपको, इसके संपादक जो थे पंडित जुगल किशोर। ये प्रश्न पूछता है आपका, पंडित जुगल किशोर कौन? पंडित जुगल किशोर। तो आपको हिंदी के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? आपका उदंत मार्तंड। ये 4 फैक्ट याद रख लेंगे। सन 1826 में शुरू हुआ था। कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है। शुरुआत किसने करी? पंडित जुगल किशोर ने इसकी शुरुआत करी। ये बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन यहां पर गलत आ गया है क्योंकि हमारे टॉपिक का नहीं है, इसलिए हम यहां पर इसको भी नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर ये आ गया हमारा साप्ताहिक पत्र प्रताप, है ना, एक पत्र, क्योंकि जो हमारे प्रश्न है वो पत्र और पत्रिका दोनों से हैं, ठीक है। किससे हैं? स्वागत है भाई आपका। क्या पूछ रहे हैं सचिन? भाई यार, जब आप लोग फॉर्म भरते हो तब चीजों को देखना चाहिए ना। अगर फॉर्म गलत भर दोगे, सब चीजें उसमें लिखी हैं, आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं भर? हम तो वीडियो बना बना के थक जाते हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं लोग कहते हैं तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? भाई यार थोड़ा देखो, करेक्शन की डेट आएगी तो सही करना उसको, है ना। बाकी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टॉपिक ही कौन सा है आपका? पत्र और पत्रिका का है। तो इसको आप यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है हमारा कि साप्ताहिक पत्र
प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक कौन थे? तो साप्ताहिक पत्र जो प्रताप है इसके संपादक थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। इतनी बात को आप बहुत अच्छे से याद रखें, कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। और सन 1913 में, कब? सन 1913 में इसका जो प्रकाशन है वह प्रारंभ हुआ था। कई बार सन पूछ लेता है इनके, तो सन आपको याद रखने। तो साप्ताहिक पत्र, और यह भी इंपॉर्टेंट है, देखो यहीं पे बता दिया इसने, कुछ पत्र पत्रिकाओं के संबंध में यह पूछता है आपका कि भाई कैसा पत्र है, साप्ताहिक है, मासिक है, दैनिक है, पाक्षिक है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, किस तरह का है? तो आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। क्या आपको बताना पड़ेगा? प्रताप एक साप्ताहिक यानी कि एक हफ्ते में निकलने वाला, कैसा? एक हफ्ते में निकलने वाला पत्र है। सन 1913 में शुरू हुआ था इसका प्रकाशन, और इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको गंभीरता से देखिए आप। अगला जो प्रश्न है वागर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपसे क्या चाहिए? आपसे चाहिए सहयोग, आपसे चाहिए प्यार, आपसे चाहिए आपका दुलार। ठीक है, जितने भी लोग हैं ना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, उनको ये वीडियो जरूर दिखाओ। ठीक है, इनसे अधिकतर लोगों का लाभ होना चाहिए। तो वागर्थ पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वागर्थ पत्रिका। और वागर्थ पत्रिका का जो संपादन शुरू हुआ था वो सन आपका कब हुआ था? आपका 1895 में। कब? आपका 1895। सब एक मिनट, सन के बारे में आप रहने दीजिए, सन के बारे में कंफर्म नहीं हूं, इसके बारे में मैं चीजें आपको बाद, इसके बारे में मैं पिन कमेंट में आपको बता दूंगा। इसके बारे में ये जानिए, वागर्थ ये है जो आपकी पत्रिका, इसका संपादन जो होता है, प्रकाशन जो होता है वो कोलकाता से होता है। कहां से होता है भाई? कोलकाता से आपका होता है वागर्थ पत्रिका का। ठीक है, और इसका मतलब प्रकाशन कौन करता है? तो भारतीय भाषा परिषद। कौन? भारतीय भाषा परिषद। भारतीय भाषा परिषद के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है वागर्थ पत्रिका का। और कहां से प्रकाशन होता है? कोलकाता से। इसके संपादक के बारे में अगर पूछे तो आपको बता देना है, संपादक हैं इसके रविंद्र कालिया। कौन है आपके? रविंद्र कालिया। यद्यपि इनके साथ में 2-3 लोग और भी हैं, परंतु प्रमुख नाम अगर किसी का आएगा तो आपको नाम लेना पड़ेगा रविंद्र कालिया का। किसका मेरे भाई? रविंद्र कालिया का आपको नाम लेना पड़ेगा। तो वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? भारतीय भाषा परिषद। और ये कहां से प्रकाशित होती है? तो ये कोलकाता से प्रकाशित होती है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो अभी मैंने बताया क्या? आपका वागर्थ पत्रिका। कौन सी? वागर्थ पत्रिका। वागर्था प्रतिपत्तये वागर्था, ये आपने सुना होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वागर्था प्रतिपत्तये, ये पूरा सुना होगा। अगला इंपॉर्टेंट है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से, है ना, एक युग्म अशुद्ध है। युग्म मतलब जोड़ा, अशुद्ध है। तो यहां पर एक तो ये पत्रिका लिखी है, ये पत्रिका लिखी है, ये पत्रिका लिखी है, ये पत्रिका लिखी है। तो यहां पर एक तरफ पत्रिका है, दूसरी तरफ संपादक है, एक तरफ पत्रिका है, दूसरी तरफ संपादक है, एक तरफ पत्रिका, दूसरी तरफ संपादक है। ठीक है, क्या मूल विधि वाला भाई जब पढ़ाएंगे मेरे भाई, मैंने जब वो निकाला था मूल विधि वाला कोर्स जो निकाल रखा है वो इसलिए निकाल रखा है, जैसे ही वैकेंसी आएगी यूपीएस एसआई की, उसके बाद जैसे ही फॉर्म भरने शुरू होंगे हम आपको पढ़ाना उसका चालू कर देंगे। क्योंकि अगर अभी से पढ़ाना हम शुरू करेंगे तो अभी क्या पता उसमें मूल विधि में क्या करेक्शन करें क्या ना करें, तो अभी से पढ़ाना आपके लिए बेकार है, मेरे लिए बेकार है। आप में से मैक्सिमम बच्चे कैसे हैं? मैक्सिमम बच्चे कांस्टेबल वाले हैं, तो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और ये यूपीएसआई के लिए बराबर आपकी कारगर है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहां पर जो आपका लिखा है धर्मयुग, धर्मयुग जो पत्रिका है इसके संपादक आपके धर्मवीर भारती हैं, बिल्कुल सही है। हंस पत्रिका का संपादन जो शुरू किया था वो प्रेमचंद जी ने किया था 1930 में, परंतु बाद में राजेंद्र यादव इत्यादि जो हैं, अमृत राय इत्यादि जो हैं, उन सब ने इसका संपादन किया, तो ये भी आपका सही है। तद्भव पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट, अखिलेश ने इसका संपादन किया। कहां से? लखनऊ से इसका संपादन होता है। कहां से? लखनऊ से इसका संपादन होता है। परंतु यहां पर जो नया प्रतीक लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है? नया प्रतीक, ये आपका गलत है। नया प्रतीक पत्रिका जो है इसके जो संपादक हैं वो हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, है ना, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दमादम अंदाज में। निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानियां प्रकाशित नहीं होती है। संप्रति कहानी यानी कि एक तरह से मानिए आप मोटा मोटा एक तरह से कहानियां प्रकाशित नहीं होती है ना, कि साहित्य संबंधी मैटर कंटेंट उसमें नहीं आता, तो कहानियां प्रकाशित नहीं होती। तो क्लियरली आपको दिख रहा है इंडिया टुडे, क्या है आपका? इंडिया टुडे हिंदी। इंडिया टुडे हिंदी में क्या करते हैं?
बिल्कुल भाई, जिस भी पेपर में हिंदी साहित्य आता हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपके, ठीक है। और मैंने थंबनेल पे लिख भी रखा है संभवतः ऐसा ही, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका जिसमें संप्रति कहानियां नहीं आती, तो इंडिया टुडे में नहीं आती, बाकी सब हिंदी साहित्य की विशुद्ध पत्रिकाएं हैं। आगे है प्रजा हितैषी, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है, प्रजा हितैषी जो पत्र है, इसके संपादक थे आपके राजा लक्ष्मण सिंह। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, इसको आपको याद रखना है। और इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, राजा लक्ष्मण सिंह एक और पत्र के संपादक थे जिसका नाम था लोकमित्र। कौन सा? लोकमित्र। और प्रजा हितैषी जो पत्र है आपका, इसके संबंध में अगर आपको बात देखनी है तो इसका प्रकाशन है सन 1860 का। कब का? सन 1860 का। तो राजा लक्ष्मण सिंह आपके प्रजा हितैषी और लोकमित्र, आप दोनों की दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखेंगे और बहुत अच्छे से नोट करते जाएंगे इन सारी चीजों को। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित, ये सब के सब क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। इस क्लास को आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानो, बहुत ही ज्यादा इसकी वैल्यू करो आप। तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा अभी आया प्रजा हितैषी, साथ में मैंने बताया कौन सा? लोकमित्र। ये दोनों पत्र आपको याद रखने हैं राजा लक्ष्मण सिंह के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं, बनारस अखबार का प्रकाशन कब आपका शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है, बनारस अखबार का जो प्रकाशन है वो सन 1845 का है। कब का? सन 1800। मिलेगा भाई, पीडीएफ भी मिलेगा, है ना, बता दूंगा भाई, पहले पढ़ लो यार, है ना। पीडीएफ इकट्ठे करने में मत रहो भाई, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो। एक बार को कोशिश करो कि पीडीएफ ना भी मिले तो चीजें याद हो जाएं। बात समझ रहे हो भाई? चीजें याद हो जाएं, ऐसा आप प्रयास करो सबसे ज्यादा। तो आपका क्या है, बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था आपका कब? सन 1845 में। और शुरुआत करने वाले थे आपके गोविंद नारायण दत्ते। कौन थे आपके? गोविंद नारायण दत्ते। गोविंद नारायण दत्ते। गोविंद नारायण दत्ते। तो गोविंद नारायण दत्ते जो हैं वो आपके क्या थे? वो आपके थे बनारस अखबार को शुरू करने वाले। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। किसकी? भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की पत्रिका है। और इसके संपादक कौन है आपके? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं हिंदी प्रदीप के। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। अगर इसके सन के बारे में बात करूं तो सन है इसका 1877। कब? सन है इसका 1877, जब ये प्रकाशित की गई। धुआंधार अंदाज में हम लोग चल रहे हैं। क्या बात भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? या हम लोग ऐसा कर रहे हैं, व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हैं भाई? राम राम, राम राम भाई, राम राम। ठीक है, कम से कम यार सपोर्ट तो करो आप लोग। इतनी मेहनत से सब चीजें की जा रही हैं, इतनी मेहनत से सब काम हो रहे हैं, तो आप कम से कम सपोर्ट तो करो। अभी मतलब आप देखोगे चंद लोग देख रहे हैं और कंटेंट ऐसा है सोने जैसा, और फिर बाद में क्या करते हैं, सर हम आपको पहले नहीं मिल पाए, सर आप कहाँ थे, ये था वो था। भाई हम लोग जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट जितने लोग देख रहे हैं वो इतने ज्यादा स्वार्थी तो ना बने। कम से कम हमारी मेहनत की तरफ थोड़ा ध्यान रखें भाई, है ना। ज्यादातर भाई सब चीजों को करो यार भाई, वीडियो को दोस्तों के पास भेजो। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत, क्या लिखा हुआ है? हिंदी समाचार पत्र आपका बंगदूत। बंगदूत के बारे में आपको यहां पर ध्यान देना है। बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ था ये मुझे आप बताओ, ठीक है। बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ था ये मुझे आप बताओ। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ था? तो बंगदूत का जो प्रकाशन है वो सन 1829 का है। कब का? सन 1829 का है। ये बात ध्यान रखना है आपको, है ना। क्या रखना है? बंगदूत का प्रकाशन सन 1829 का है। और इसके प्रकाशक कौन थे? तो आपके R.M. मार्टिन। कौन थे आपके? दो व्यक्ति थे, एक थे R.M. मार्टिन और दूसरे थे आपके राजा राममोहन राय। कौन थे? आपके राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय और R.M. मार्टिन, इन दोनों ने मिलकर आपके 1829 में बंगदूत पत्रिका का प्रारंभ किया था। ये बात आप बहुत अच्छे ध्यान रखें। क्या? बंगदूत, है ना, बंगदूत पत्रिका का शुरुआत की थी इसमें। और स्थान भी आप याद रख लीजिए, स्थान है कलकत्ता। कहां से शुरू किया था? कलकत्ता से शुरू किया गया था। कलकत्ता से शुरू किया गया था। आगे हमारा राष्ट्रभाषा संदेश, पाक्षिक पत्र। क्या लिखा है? पाक्षिक। देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज होता है आपका पक्ष होता है, समझ रहे हो बात? पक्ष होता है, पक्ष, पक्ष विपक्ष, ठीक है। एक मुद्दा बड़ा गंभीर है, है ना। हम हैं भाई यूपी 12 से,
राम राम भाई, आप बढ़िया कर रहे हैं भाई, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, पर उसका फल तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई। बढ़िया कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों के पास पहुंचे। ठीक है, जो यूट्यूब पे जो बहुत सिंपल कंटेंट है, जिसमें से फंसता है नहीं फंसता है, वो हमेशा वायरल हो जाता है। पर जो मेहनती कंटेंट है, जिसमें मेहनत लगती है, वो पता नहीं लोगों को क्यों पसंद नहीं आता। हम भद्दा कंटेंट देना शुरू कर दें तो उसमें मजा आने लगेगा लोगों को। अभी हम केवल पढ़ाते हैं ना, जो अगर हम यहाँ पे शेरो शायरी करना शुरू कर दें, हम यहाँ पर मस्ती मजाक करने शुरू कर दूं, मैं यहाँ डबल मीनिंग बातें करनी शुरू कर दूं, मैं यहाँ पे थोड़ी क्लास में अश्लीलता ले आऊं, तो उस क्लास में लोगों को मजा आने लगेगा। बट अगर मैं यहाँ पर केवल पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपकी पूरी की पूरी हैं, तो ये इसमें भाई बेस्ट तो आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ये देखो क्लास है, ये क्लास जो पढ़ के जाएगा ना, याद रखना नौकरी मिलेगी उसको। जो जो क्लास में करवा रहा हूँ, जो जो क्लास में टीचर से करवा रहा हूँ, उन क्लासेस को जो पढ़ के जाएगा उसका निश्चित लाभ होगा, ये बात मैं लिख करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बट अब देखो क्या है क्या नहीं है। चलिए, यहां पर लिखा है पाक्षिक, तो देखो पाक्षिक पक्ष दो होते हैं, आपने देखा होगा पक्ष दो होते हैं। एक तो होता है शुक्ल पक्ष, क्या होता है मेरे भाई, एक तो होता है शुक्ल पक्ष, और एक होता है भाई आपका कृष्ण पक्ष। कौन सा? आपका कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो इसको समझने की जरूरत है। एक ये है जिसको क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष को चांदन कह देते हैं। जब चंद्रमा बढ़ते हैं जब शुक्ल पक्ष होता है, और जब चंद्रमा घटते हैं इसको अंधेर कह देते हैं, ये होता है। तो यानी पक्ष क्या होता है, 15 दिन का, पखवाड़े को पक्ष कहते हैं। तो 15 दिन में जो एक बार, वॉइस नहीं आ रही है क्या बात, वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट, हेलो, आ तो रही है भाई वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है, राष्ट्रभाषा संदेश एक पाक्षिक पत्र है। ये कहां से आपका प्रकाशित होता था, तो ये आपका प्रयाग से, यानी कि इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहां से, इलाहाबाद से आपका प्रकाशित होता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके संपादक के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ये इसको हटा देता हूं, मैं संपादक के बारे में बताने का प्रयास करता हूं कि इस पत्र के संपादक कौन थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं भाई, इस बात को ध्यान रखना है आपको। इसके संपादक की अगर मैं बात करूं कि इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक आपके रहे हैं कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन मेरे भाई, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो इसके संपादक रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है, समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र है। आपको पता लग गया, देखो पूछा था, मैंने बताया था ना कि ये भी चीजें आपसे पूछ सकता है ना, ये भी चीजें आपसे पूछ सकता है। यूपीपीएसआई का सिलेबस सेम है बिल्कुल, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। ठीक है, ये समाचार सुधावर्षण जो है ये आपका दैनिक पत्र है। कैसा, दैनिक, यानी कि रोजाना छपने वाला अखबार है। कैसा, रोजाना छपने वाला, रोजाना डेली बेसिस पर ये छपता था। और समाचार सुधावर्षण की अगर बात की जाए तो इसके, और ये पहला था, कैसा था, पहला, ये पहला समाचार पत्र था जो रोज छपता था, दैनिक छपता था। और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। कौन थे, श्याम सुंदर सेन। कौन थे मेरे भाई, श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगला जो हमारा प्रश्न है, आज पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्या, आज पत्र। आज पत्र के संपादक कौन थे, तो आज पत्र के संपादक की अगर बात की जाए तो आज पत्र के प्रथम संपादक थे आपके बाबू श्री प्रकाश जी। कौन थे, बाबू श्री प्रकाश जी। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझनी है मेरे बंधुओं बांधवों। ठीक है, कौन है, आज पत्र के प्रथम संपादक आपके बाबू श्री प्रकाश है। इसके बारे में, इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 5 सितंबर 1920 को। कब, 5 सितंबर 1920 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारी उसमें पूछा जाता है आपका। ठीक है, बहुत सारी चीजों में पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा प्रथम संपादक कौन थे, तो आप बोल देंगे बाबू श्री प्रकाश हैं, है ना। आप पूछेंगे संस्थापक कौन थे, है ना, यहां पे अगर पूछेगा संस्थापक, स्थापना किसने करी थी, तो स्थापना करने वाले थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन थे, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। और इसके जो बाबू राव विष्णु पराड़कर थे, ये इनके बाद के संपादक थे, ये बाद वाले संपादक थे। तो ये तीनों के तीनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आज पत्र के संपादक जो हैं, है ना। विशाल, इसके बाद अभी ये 2 क्लास करा के अभी सब चीजें करवाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो भाई, बच्चा जिस चीज की ज्यादा डिमांड कर रहा है, जो चीज हम करवा सकते हैं वही चीजें हम कराएंगे।
है ना, और सारी चीजें करवाएंगे, कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, चिंता मत करो। अभी ये है, कल को व्याकरण का टॉपिक लेंगे, रस, उसके बाद लेंगे छंद, उसके बाद लेंगे अलंकार, उसके बाद लेंगे संधि, संधि को 2 भाग में करवाएंगे, उसके बाद करवाएंगे समास, ठीक है, उसके बाद बाकी के जो टॉपिक हैं आपके लिंग वचन कारक 1 में करवाएंगे, उसके बाद आपके संज्ञा और सर्वनाम को 1 में करवा देंगे, संज्ञा और सर्वनाम को एक ही क्लास में करवा देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही वाच्य, ये वाक्य सब कुछ करवाऊंगा, चिंता मत करो, पूरा का पूरा तैयार करके भेजूंगा आपको, परेशान करने वाली बात, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो, तो आज पत्र के ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये कहां से प्रकाशित होता था? ये वाराणसी से प्रकाशित होता था। कहां से मेरे भाई? वाराणसी से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? सीधे बोलना है, तद्भव पत्रिका के संपादक है अखिलेश, और प्रकाशन कहां से होता था? प्रकाशन होता था लखनऊ से, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक, क्लियर। आगे, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो निराला का संबंध सुधा से भी है, समन्वय से भी है, मतवाला से भी है, इंदु से नहीं है, क्योंकि इंदु के जो संपादक थे वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे है भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका। तो भारतेंदु युग से आपकी कवि वचन सुधा निकलती थी, आपकी हिंदी प्रदीप निकलती थी, आपकी बाला बोधिनी निकलती थी, बाला बोधिनी, बाला बोधिनी, ठीक है, बाला बोधिनी, ठीक है, आपकी आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी ये निकलती थी। उसके बाद आपकी ब्राह्मण पत्रिका निकलती थी प्रताप नारायण मिश्र की। तो ये इतनी सारी पत्रिका है ना। एक आपकी भारतेंदु मैगजीन निकलती थी, भारतेंदु मैगजीन, भारतेंदु मैगजीन। तो ये पत्रिका है आपकी, बाला बोधनी, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, भारतेंदु मैगजीन, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तो ये सारी की सारी किससे संबंधित हैं? आपकी भारतेंदु युग से संबंधित है, ठीक है। सरस्वती जो पत्रिका है इसका संबंध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पत्रिका है, सन 1900 में इसको शुरू किया गया था। और सरस्वती जो पत्रिका है इसका प्रारंभ आपका, ये संबंध किससे है? इसका संबंध आपका द्विवेदी युग से है। किससे? द्विवेदी युग से है, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक, है ना, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। चाबुक एक निबंध संग्रह है। क्या है आपका? निबंध संग्रह है, जिसका संबंध आपका किससे है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है चाबुक, ठीक है। तो चाबुक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अब इसमें एक बात है, ये मतवाला पत्रिका के संपादक थे, अभी हमने देखा कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मतवाला पत्रिका के अंतर्गत ही चाबुक जो है आपका, ये लेख लिखा करते थे। उसमें अपना नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला न लिख करके क्या लिखते थे? गरगज सिंह वर्मा। क्या लिखते थे? गरगज सिंह वर्मा। जैसे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जब वो आपके ब्रजभाषा संबंधी रचनाओं को लिखते हैं, ब्रजभाषा संबंधी रचनाओं को जब वो लिखते हैं मेरे भाई, तो क्या होता है मेरे बाबू, वहां पर वो अपना नाम भारतेंदु नहीं लिखते, वहां पर अपना नाम लिखते हैं रसा, ठीक है। और जब आपके जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद का उपनाम बताओ मुझे जल्दी करके, जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम बताओ जल्दी करके फटाफट, फिर बताता हूं आगे आपको। आगे है, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो विशाल भारत, दिनमान, सैनिक, सभी के संपादक आपके कौन रहे हैं? अज्ञेय। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद, क्या है? हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन अज्ञेय। क्या है? अज्ञेय, है ना, ये इनकी उपाधि टाइप है एक तरह से, अज्ञेय। तो ये इन सारी पत्रों को संपादन किए, विशाल भारत, दिनमान, सैनिक, इन सब का संपादन किन्होंने किया है? आपके इन्होंने। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे, है ना, यहां पर क्वेश्चन आ गया हमारा, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रतीक पत्रिका जो है इसके संपादक जल्दी से आप बताओ। तो प्रतीक पत्रिका के संपादक आपके कौन है? अज्ञेय है। और इसके साथ में आप दिनमान का भी ध्यान रखेंगे, दिनमान, दिनमान, प्रतीक, ये सबके संपादक कौन है? आपके अज्ञेय जी हैं। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पत्रिका है, इसको अपने दिमाग में आप बहुत अच्छे से रख लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, दिनमान और प्रतीक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आगे, विशाल भारत पत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विशाल भारत पत्र, है ना, विशाल भारत पत्र जो है इसके संपादक कौन है? तो विशाल भारत पत्र के संपादक हैं आपके पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। और यह सन 1928 में प्रकाशित होता था। कब? आपके सन 1928 में प्रकाशित होता था। यह बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, हंस पत्रिका, मोस्ट इंपोर्टेंट, सन 1930 में शुरू किसने किया? आपके प्रेमचंद ने। किसने किया? प्रेमचंद ने इसको किया, है ना, ये शुरू किया था। परंतु यदि संपादन की बात आएगी तो अमृत राय ने भी संपादन किया, शिवदान सिंह चौहान ने भी किया। इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। सब पढ़ो। उत्कर्ष सिंह राजपूत, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पेपर में इस तैयारी के साथ जाना कि आपको जरा सी भी दिक्कत ना हो। और आपको अगर पेपर बढ़िया आ गया, ठीक है, या पेपर में श्योर सिलेक्शन लेना है और उससे आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। 30 लाख फॉर्म भाई भरे जाएंगे, पर 30 लाख में कभी भी कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में होता है? हद से हद लाख, सवा लाख बच्चों के बीच में। परंतु अगर लाख बच्चे ही मान लिए जाए या 1,20,000 बच्चे ही मान लिए जाए तो एक सीट पर 2 बच्चों का कंपटीशन है। हालांकि कंपटीशन कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु अगर आप उस एक सीट पर दूसरे नंबर पर भी हुए तो नुकसान तो आपका ही होगा ना। अगर एक सीट पर 2 भी लड़ रहे हैं तो भी कंपटीशन तो है, कहीं आपसे दूसरा ज्यादा मेहनत ना कर जाए। तो आपको मेहनत करनी है जिससे आपको एक सीट निश्चित रूप से मिले, ठीक है। इतनी मेहनत आपको कर देनी है। यानी पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको जीत कर ही आना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक एक क्वेश्चन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। एक बार आपको रोजगार मिल जाएगा, बहुत चीजें बदल जाएंगी। आपको मेंटल स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको फिजिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको सोशल स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी और आपकी टेंशन खत्म हो जाएंगी। 30-35 हजार रुपए आपके जेब में पड़ने शुरू हो जाएंगे हर महीने। और 30-35 हजार रुपए जब हर महीने किसी आदमी को मिलने लगते हैं मेरे भाई, तो उसके लिए दिक्कत वाली बातें सारी खत्म हो जाती हैं। फिर आप आगे एसआई के फॉर्म के बारे में सोच सकते हो, सीपीओ सोच सकते हो, दिल्ली एसआई, है ना, आप असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, पीसीएस के बारे में, टीचिंग के बारे में, तमाम ऑप्शन आपके पास है। और नहीं पढ़ना तो एक रोजगार तो आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसको गंभीरता से आपको लेना है और गंभीरता से आपको पढ़ना है। बताएंगे भाई, अनुज इसको देख के बताएंगे, ठीक है। तो हंस पत्रिका का जो शुरुआत हुई थी 1930 में प्रेमचंद जी ने करी थी। अगला है निम्नलिखित, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखना है। हंस पत्रिका का जो प्रकाशन, ये निम्नलिखित पत्रिका यहां पर दे रखी है, इनके प्रकाशन का सही अनुक्रम, यानी कि कब ये छपी वो आपको बताना है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती, कौन सी? सरस्वती पत्रिका, श्री राम, सरस्वती पत्रिका का शुरुआत कब है? सन 1900 में, ठीक है। बात समझ में आई? सरस्वती पत्रिका का जो शुभारंभ है वो कहां पे है आपका? सन 1900 में है। उसके बाद आपका जो दूसरा नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर आपकी आती है हंस पत्रिका। हंस पत्रिका का संपादन कब से शुरू हुआ है? हंस पत्रिका संपादन शुरू हुआ है 1930 से। यह बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है। यह बात आपको बहुत अच्छे से देखनी है। उसके बाद रविवार जो है आपका, कौन सा रविवार जो आपका है, एक बार मैं इनका सन एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। 2 का तो सन मेरे को कंफर्म है, बाकी इनका भी मैं सन एक बार चेक करता हूं तो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड, क्योंकि सन में मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और सन में बिल्कुल भी गड़बड़ आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर सन में गड़बड़ होती है तो दिक्कत वाली बात बहुत तकड़ी हो जाती है भाई, है ना। ओके, ठीक है। उसके बाद आपकी आलोचना आ जाती है। कौन सी आ जाती है? आलोचना। 2 का तो मुझे याद रहता है हमेशा, बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। आलोचना, कौन सा आपका? आलोचना। आलोचना का जो संपादन है वो सन 1951 का है। और रविवार जो है आपका, रविवार जो है इसका प्रकाशन आपका 1977 का है। तो आप देख करके आराम से उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं मेरे भाई? देख करके आराम से उत्तर लगा सकते हैं कि पहले नंबर पर सरस्वती आएगी क्योंकि सन 1900 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर हंस आएगी जिसका 1930 में प्रकाशन हुआ। तीसरे नंबर पर आलोचना आएगी जिसका प्रकाशन 1951 में शुरू हुआ। और चौथे नंबर पर रविवार आएगी जिसका प्रकाशन 1977 में हुआ। तो आप देखो, सरस्वती, उसके बाद हंस, उसके बाद आलोचना, उसके बाद रविवार कहां पर है? तो सरस्वती यहीं पर क्लियरली लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। सरस्वती, हंस, आलोचना और रविवार, ये प्रश्न आपका पेपर में आया है। अगला है हमारा, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन आपका कहां से होता है? तो सम्मेलन पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वह प्रयागराज से होता है। कहां से? प्रयागराज से होता है। और सन 1913 से, कब? सन 1913 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, इसका संपादन प्रारंभ हुआ। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ में इसके प्रकाशक, इसके संपादक के बारे में आपको ध्यान रखना है, गिरिजा कुमार घोष। कौन है? गिरिजा कुमार घोष। गिरिजा कुमार घोष, ये नाम आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये नाम आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है।
ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य जो है वह गलत है ना, एक तथ्य गलत है। तो कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, बिल्कुल सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, बिल्कुल सही है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर प्रसाद रघुवीर सहाय थे, गलत है, क्योंकि दिनमान के प्रथम जो संपादक हैं वो अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। उसके बाद रघुवीर सहाय आए। रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक थे, परंतु वो पहले नहीं थे, पहले थे अज्ञे जी। और पहले पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, सही है। तो सी ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? हिंदी नवजीवन, बताओ भाई, हिंदी नवजीवन। क्या भाई आनंद नहीं आ रहा है क्या? देखो बच्चे क्या करने आते हैं, बच्चे आनंद लेने आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही कम होते हैं। जल्दी देख करके बताइए आप इसको, जल्दी बताइए। हिंदी नवजीवन, हिंदी नवजीवन का प्रकाशन कहां से होता था, ये जल्दी बताइएगा। मैं थोड़ा पानी देख लेता हूं भाई। जल्दी, धन्यवाद भाई फैन मोमेंट्स। जल्दी बताइए, किसी को नहीं पता है तो इसको ध्यान रखना है। हिंदी नवजीवन का जो प्रकाशन है वो कहां से है? अहमदाबाद से होता है, ये बात ध्यान रखना है। मेरा आ गया, ठीक है, चलिए ओके। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो राजेंद्र यादव ने भी किया है, धर्मवीर भारती ने भी किया है, अज्ञे जी ने भी किया है। भीष्म साहनी ने कभी भी किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है, किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया, ये बात ध्यान रखेंगे। भीष्म साहनी किसी भी पत्रिका से संबंधित नहीं है। आगे, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कहां से है? बता के आए, कलकत्ता। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? तो इंग्लैंड से सबसे पहले जो पत्र प्रकाशित होता था उसका नाम था हिंदुस्तान। क्या था? हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान पत्र को शुरू करने का जो क्रम है वो आपका इंग्लैंड से शुरू हुआ, परंतु बाद में ये प्रतापगढ़ से चलने लगा। कहां से? यूपी प्रतापगढ़, आंवले के लिए जो प्रसिद्ध है, यूपी प्रतापगढ़ से इसका प्रकाशन होने लगा। ये त्रैमासिक पत्र था। कैसा मेरे भाई? ये त्रैमासिक पत्र था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आपका इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। कहां से? बाद में प्रतापगढ़ से होता था, ये बात मैंने आपको बता दी। आगे, आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहां से होता था? तो आनंद कादंबनी चौधरी बद्री नारायण चौधरी। कौन? बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम प्रेम घन है। क्या है? प्रेम घन। वो इसका संपादन मिर्जापुर से करते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। असीम इनाम, बिल्कुल भाई, वर्दी पहनो, बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई, आपकी भावना का मैं आदर करता हूं, पर बच्चे मुझे जब जब पढ़ते हैं ना, और पढ़ने के बाद फिर क्या मतलब पढ़ते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो याद रखते हैं। यूपीएसआई में मैंने पढ़ाया था। देखो बच्चों लोगों को लगता है कि भाई मास्टर कोर्स बेचते हैं, मास्टर कोर्स बेचते हैं, लूटते हैं। तो पहली बात तो एक बात बताऊं, यूट्यूब में अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कोर्स बेच रहा है, बहुत ज्यादा पैसे का कमा रहा है, तो उसके भाग्य की भी बात है, ठीक है, उसके भाग्य की बात है, उसकी मेहनत भी, क्योंकि मेहनत भी उतनी भयंकर तरीके से इसमें होती है। और अगर कोई टीचर आपको कोर्स बेच रहा है और ज्यादा संख्या में उसके कोर्स बिक रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या है, उसमें कोई भी आपको आपत्ति मानने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है ना। आपत्ति मानने की जरूरत जब है जब वो मूर्ख बना रहा हो, आपको ढंग से ना पढ़ा रहा हो सब चीजें। यदि अगर ढंग से पढ़ा रहा है तो वो अगर आपसे पैसे ले रहा है 300 400 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए ले रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप देखो उसकी टीम में कम से कम 100 मेंबर हैं, जिनमें टीचरों की तनख्वाह कहीं कहीं लाख रुपए हो जाती है। आप देखो, यकीन मानो, आप कहीं कहीं लाख रुपए तनख्वाह होती है, कहीं कहीं लाख रुपए टीचर की तनख्वाह होती है, कई एडिटर होते हैं, कई टाइपिस्ट होते हैं, मैनेजर होते हैं, ये होता है, बिजली का खर्च होता है, बहुत चीजें होती हैं, बहुत खर्चा, कहीं लाखों रुपए खर्चा बनता है महीने का ही, तो लाखों रुपए खर्चा है महीने का। और आप ये चीज देखो, अभी से अगर 2 3 4 साल पहले देखो, जब मतलब ऑनलाइन नहीं था, तो आप घर से जाते थे 2 घंटा, घर आने में लगता था 2 घंटा। कोचिंगों में गर्मियों में भयंकर चीजों में रह करके आप पढ़ते थे, ये बात समझ में आई। और एक सब्जेक्ट के आप 1000 रुपए देते थे, या गणित पूरा करना है तो एक किताब के आप 3-4 हजार रुपए तक देते थे। तो आपका अगर महीने का खर्चा देखो तो 4000 रुपए का महीने का खर्चा आता था, 4-5 हजार रुपए कोचिंग का, ठीक है, और उसमें धक्के अलग खाने पड़ते थे। पर आज देखो 500-600 रुपए का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है,
आप 500 रुपए लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ो, तो कितनी सुविधा अब हो गई है। तो दूसरी बात यह है, पर अब हमने क्या काम किया, हमने फ्री पढ़ाया बच्चों को, बिल्कुल हमने बच्चों को फ्री पढ़ाया, निःशुल्क पढ़ाया, यूपीएसआई में 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है। उसका अच्छा परिणाम तो यह हुआ कि भाई बच्चे सेलेक्ट हुए, बच्चे ट्रेनिंग कर गए, परंतु उसका खामियाजा हमको इतना भुगतना पड़ गया कि आज स्थिति ऐसी है कि मेरे पास करीब करीब कई लाख रुपए थे, है ना, कई लाख रुपए थे, कई लाख में आप मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, कई लाख रुपए थे, वो सारे स्टूडियो को सेटअप करने में और खर्चा करने में सब लग गए, मतलब अपनी तरफ से हमारे पैसे लग गए। और उसका मतलब अब क्या हुआ, अर्थ संचय होना बहुत जरूरी है आपके लिए, प्रॉपर मतलब बढ़िया टीम लेके आना, सब चीजें लेके आना। ये टीचर तो बहुत अच्छे हैं बेचारे, है ना, हालांकि इनको भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, परंतु अच्छा टाइपिस्ट देखो। अब ये क्या है, कल वाली क्लास लेट हुई, वो किस कारण से लेट हुई आपकी क्लास, है ना, वो कल वाली किस वजह से आपकी लेट हुई क्लास, तो क्योंकि कल वाली क्लास तैयार थी, टाइपिस्ट जो है वो बेचारा नया लड़का है, मेहनती बहुत है, अब उससे गलती हो गई, उन्होंने क्या करा, यहां पर सारे के सारे वो नाम लिख दिए, जितने भी नाम थे आपके रचनाकारों के, वो सब लिख दिए, सन लिख दिए, परंतु जो रचनाकार थे वो सारे के सारे नाम गलत कर दिए। तो अगर मैं कल आपके सामने 11 बजे उपस्थित हो जाता, बिल्कुल 11 बजे, और कंटेंट गलत लाता, तो क्या होता, आप मेरे को गालियां देते, है ना, बिना मेरी मजबूरियों को समझे, है ना, बच्चा एकदम गाली देने लगता है, आपकी सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर बच्चा एकदम गाली देने लगता है। तो मेरा भी धर्म है, चाहे मैं लेट आऊं, परंतु आज भी मैं लेट आया, आज भी मैं इसलिए लेट आया कि कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार पहले बनने देनी, उसके बाद फिर उसको क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना कि कोई भी गलत पॉइंट आप तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर मेरे मुंह से यहां गलत निकल गया, आपने उसको ध्यान से पढ़ लिया, परीक्षा में वही आ गया और आप गलत करके आ गए और 2 नंबर आपके कट गए, और सपोज करो 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी भी। आप तो मुझे हमेशा गालियां दोगे, पर अब मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो कंटेंट में कभी भी मैं समझौता नहीं करूंगा, भले ही मैं 10 क्लास दिन में ना डाल पाऊं, पर मैं क्लास 1 डालूंगा, पर ठोस डालूंगा, पढ़े उसके व्यूज बहुत ज्यादा ना आ पाए, पर मैं इस चीज का विशेष ध्यान रखूंगा कि मैं जो पहुंचाऊं बेहतर पहुंचाऊं। अब मुझे हर बच्चे तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और मैं अपनी क्लास का टाइम भी बदलूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स की क्लास हुआ करेगी, मैं आराम से, क्योंकि मैं पूरा मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो मैं रात में आराम से शाम के टाइम क्लास लिया करूंगा आपकी। कल से ये वाली क्लास 11 बजे आपकी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि 11 बजे लेता हूं, आप लोग वेट करते हो, तो ये सारी की सारी बातें हैं आपकी। कंटेंट नंबर चाहिए, किस कंटेंट नंबर, ऑसम क्लास, ठीक है। क्या बताएं भाई, नैन्सी बता देंगे, उत्तर प्रदेश का जिला 12, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिर्जापुर। आगे है कवि वचन सुधा थी, क्या है, कवि वचन सुधा थी, तो कवि वचन सुधा एक पत्रिका तो थी, क्या है ना, आपकी एक पत्रिका थी, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखना है, ये एक कविता प्रतियोगिता के रूप में भी प्रसिद्ध थी। किसमें, ये एक उसके संबंध बताएंगे। देखो आपको कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप पे हो जाएगा, 95 20 25 61 34, 95 20 25 61 34, ये राम जी की पाठशाला का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, जो भी बात होगी बता दें, ठीक है। आगे अगला है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो क्लियरली यहां पर लिखा है कवि वचन सुधा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहां से होता था, मैंने भी बताया, आपके मिर्जापुर से, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। आगे है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आलोचना नामक जो पत्रिका थी, इसके संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फटाफट अंदाज में करवा रहा हूं। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता, क्या लिखा है आपका, नई कविता, जो आपकी नई कविता है, इसके संपादक आपके कौन थे, नई कविता के, तो सन 1954 में जो प्रकाशित हुई थी नई कविता नामक पत्रिका, इसके प्रकाशक थे आपके, संपादक थे कौन, आपके जगदीश गुप्त, ये आप ध्यान रखें। अगला, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतीय युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है, तो यानी कि यहां पर यह पूछने का प्रयास कर रहा है मेरा भाई, ये यहां पर यह कहने का प्रयास कर रहा है कि बात समझ में आ रही है भाई बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, देखो भाई पढ़ लो, और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर समालोचना से क्या मतलब है, सम आलोचना, समान आलोचना, है ना। तो समान आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता, आलोचना का मतलब होता है क्या, आलोचना का मतलब होता है मेरे भाई, आलोचना का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान में रखकर उसके गुण और दोष दोनों की चर्चा करना, यह समालोचना होता है। तो आलोचना का सूत्रपात यानी कि आलोचना की शुरुआत, है ना, कब से शुरू हुई हिंदी साहित्य में, तो भारतेंदु युग से शुरू हुई, और भारतेंदु युग की भी कौन सी पत्रिका,
कवि वचन सुधा से ये काम प्रारंभ हुआ। कहां से? कवि वचन सुधा से ये काम प्रारंभ हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका है, प्रताप नारायण मिश्र इसके हैं। बालकृष्ण भट्ट आपकी हिंदी प्रदीप, कौन सी? हिंदी प्रदीप, ये नाम आप याद रखेंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे कौन? आपके बालकृष्ण भट्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है साहित्य भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? साहित्य भारती पत्रिका आपकी कहां से प्रकाशित होती थी? तो साहित्य भारती पत्रिका सन आपकी 1996 में शुरू हुई थी, लखनऊ से इसका प्रकाशन होता था। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक की अगर चर्चा करी जाए तो संपादक थे राजेश कुमार बैजल। कौन थे आपके? राजेश कुमार बैजल। राजेश कुमार बैजल, ये बात आप नाम याद रखेंगे, है ना, राजेश कुमार बैजल, ये बात आप ध्यान रखेंगे, साहित्य भारती पत्रिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, श्री वेंकटेश्वर समाचार, बाद में यही हो गई वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस। क्या हो गई? स्टीम प्रेस, वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस। ये जो वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस है, इसका जो स्थापना हुई थी वो जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, है ना, जितने रामायण महाभारत वेद पुराण इत्यादि, वो सब यहां से प्रकाशित होते थे। आज भी मेरे पास भी कुछ ग्रंथ इसके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बहुत एक इसका ग्रंथ आता है मंत्र महार्णव। क्या आता है? मंत्र महार्णव। उसमें जितने भी मंत्र हो सकते हैं, चाहे वो हिंदुओं के मंत्र हो, चाहे मुसलमानों के मंत्र हो, सारे के सारे मंत्र उसमें दिए हुए हैं। हर देवी देवता के तंत्र के हो, मंत्र के हो, यंत्र के हो, सारे मंत्र उसमें दे रखे हैं, है ना। तो पूरा संग्रह है मंत्र महार्णव का, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी वेंकटेश्वर समाचार की मंत्र महार्णव। इतना मोटा ग्रंथ है, बहुत मोटा, मतलब मेरे हाथ से भी ज्यादा मोटा ग्रंथ है, इतना मोटा ग्रंथ है। परंतु लोग क्या काम करते हैं, मंत्रों को किताब में से देख लेते हैं, और मंत्रों को किताब में से देखने के बाद उनका जप करना शुरू कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा लोग गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा जप करते हैं, ठीक है, अलग अलग, है ना। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है जो नमः, जिसमें मतलब नमः शिवाय आता है, पूरा मंत्र है, पूरा नहीं बोल रहा हूं, है ना। मंत्रों को बोलने की मर्यादा होती है। मंत्र परमाणु बम से भी खतरनाक होते हैं मंत्र, ठीक है। और अगर आप उनको किताबों से उठा करके पढ़ोगे तो वो आपके फलदायी नहीं होते हैं कभी भी। उनका मतलब जो उनका फल निकलना चाहिए, परिणाम निकलना चाहिए, वो मंत्रों से परिणाम नहीं निकलता। मंत्र हमेशा गुरुमुख से लेने चाहिए, है ना। गुरुमुख से लेने का मतलब क्या है? चाहे आपको मंत्र के बारे में पता है कि ये मंत्र है, परंतु मंत्र अगर आपको लेना है तो जो जपा जा चुका है पहले से, पहले मंत्र की रगड़ाई करी है किसी ने अपने भीतर, अपने अपने तंत्र के भीतर पूरी रगड़ाई करी है ना, वो तंत्र के भीतर पूरी रगड़ाई करी है, उसके बाद वो ऊर्जा से समन्वित मंत्र जब आपको मिलेगा, उसकी विधि मिलेगी, जपने का तरीका पता लगेगा, स्वर क्या करना है, किस तरह बोलना है, तब वो मंत्र प्रभावी होते हैं। किताबों से पढ़े हुए मंत्र प्रभावी नहीं होते, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे हैं जैसे साबर मंत्र हैं, तो वो प्रभावी हो जाते हैं पर वो उतने नहीं होते। तो कभी भी मंत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए इस तरह से, ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था आपका कहां से? बंबई से प्रकाशित होता था। और इसके संबंध में आप ध्यान रखिए, यह सन 1871 में आपका शुरू हुआ था। कहां से? सन 1871 में आपका शुरू हुआ था। आगे चलते हैं, आगे है भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। क्या? भारत मित्र पत्र आपका कहां से प्रकाशित होता था? तो भारत मित्र पत्र आपका कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहां से? कलकत्ता से आपका प्रकाशित होता था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके संपादक के बारे में अगर मैं चर्चा करने का प्रयास करूं तो इसके संपादक थे आपके मुकुंद गुप्त राय। कौन थे? मुकुंद गुप्त राय इसके संपादक थे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जारी कर दिया है भाई, पीछे की वीडियो में बता दिया है मैंने, पीछे वीडियो में बता दिया है हेल्पलाइन नंबर। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? तो वर्तमान साहित्य पत्रिका जो है इसके संपादक हैं आपके कौन? विभूति नारायण राय। और इसका संपादन आपके गाजियाबाद से होता है। कहां से होता है भाई? गाजियाबाद से आपका इसका संपादन होता है। गाजियाबाद से इसका संपादन होता है, ये बात आप ध्यान। भाई व्याकरण की क्लास कल लेकर के आऊंगा, रस लेकर के आऊंगा, कल रस लाऊंगा, फिर उसके बाद अलंकार लाऊंगा, उसके बाद छंद लाऊंगा, फिर संधि लाऊंगा, फिर समास लाऊंगा, इस तरह सारी चीजें आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। 30 तारीख से पहले पहले आपको सब खत्म करा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। बट वैसा सहयोग भी चाहिए भाई, आप सहयोग भी तो करें। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित, मैंने बताया अभी, हिंदी प्रदीप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सरस्वती पत्रिका। अब इसके बारे में आप जान लीजिए, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन शुरू हुआ था सन 1900 में हुआ था, और इसके जो प्रथम संपादक थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, है ना, बाबू श्याम सुंदर दास थे,
ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट, सन 1903 से लेकर के सन 1920 तक इसके जो संपादक रहे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, ये बात ध्यान रखनी है। तो सरस्वती पत्रिका का संपादक जो शुरू हुआ है वो सन 1900 में आपका शुरू हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन प्रेस की स्थापना सन 1884 में आपकी हुई थी। कब हुई थी? सन 1884 में आपकी हुई थी। और इसी इंडियन प्रेस के माध्यम से आपकी सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ। यदि इंडियन प्रेस के संस्थापक की बात करी जाए कि इंडियन प्रेस की स्थापना किसने करी है, तो यह भी आपको प्रश्न पता होना चाहिए, है ना। यह भी आपको प्रश्न पता होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप इसका उत्तर देंगे होमवर्क के तौर पर, मैं आपको इसको दे रहा हूं, है ना, इंडियन प्रेस के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1884 ध्यान रखेंगे, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है यहां पर हमारा, ये प्रश्न मैंने बता दिया। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, सन 1903 से लेकर के सन 1920 तक। ठीक है, बात ध्यान रखनी है आप। आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सर ये तो सम्मान आ गया, हटाओ ये क्वेश्चन। हाँ, सामयिक वार्ता पत्रिका से संपादक, है ना। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सामयिक पत्रिका वार्ता के संपादक आपके कौन है? किशन पटनायक है। कौन है? किशन पटनायक है। ये प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, डायरेक्टली आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको उसका जवाब देना है। उसके बाद आपका धर्मयुग पत्रिका के संपादक मैंने बताया अभी धर्मवीर भारती है। ठीक है, और अगर ये पूरा हो गया तो कुल मिलाकर के ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। गंभीरता से आप इस क्लास को देख लेंगे तो आपका निश्चित काम बन जाएगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई। पुरस्कार सम्मान है, तो पुरस्कार और सम्मानों में देखो, सबसे पहली तो बात यही ध्यान रखनी है मेरे भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है? पुरस्कार, है ना। इसकी वर्तनी पेपर में पूछता है। क्या पूछता है? वर्तनी। ये पुरस्कार नहीं होता, ये पुरस्कार होता है। क्या होता है भाई? ये पुरस्कार होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पुरस्कार। तो जितने भी पुरस्कार हैं तथा सम्मान हैं तथा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे आपका। ठीक है, क्या है हमारा? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरे नंबर का साहित्यिक सम्मान है पूरे भारत में। पहले नंबर पर या सबसे पहले नंबर पर जो भी कोई सम्मान आता है उसका नाम है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में चर्चा इसके बाद में करेंगे, क्योंकि यहां पर आपके रचनाकार तथा रचनाकारों की संख्या अधिक है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। तो उनको आप गंभीरता से देखते जाएंगे और गंभीरता से देखते जाएंगे, है ना। ये सब चीजें कोई बात नहीं भाई। देखो आशीष, दिक्कतें हो जाती है ना, आप भी समझ सकते हो। आराम जी की पाठशाला दम पूरे लगा रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं ना अपनी क्षेत्रीय भाषा में हांगे, है ना, हांगे लगाना। तो दम हम पूरा लगा रहे हैं, यद्यपि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। ना उतना धन बल है, ना उतना जन बल है, परंतु दम हम इतना लगा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कितना खींच रहे हैं हम चीजों को। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सपोर्ट करते रहो, बेहतर से बेहतर चीजें आपके पास पहुंचेंगी। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देखने का प्रयास करते हैं और आपको इन बातों को गंभीरता से देखना और समझना है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाई इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो आपको पुरस्कार की स्थापना बतानी है सन 1954 में। ठीक है, तारीख वगैरह याद रखने की कोई टेंशन नहीं है ना। ये तारीख वगैरह मतलब याद रखने की कोई टेंशन नहीं है, कोई बिल्कुल तारीख भी याद रखते हैं, बट अगर आप 1954 भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 1954 में आपका ये स्थापना हुई थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, यदि पुरस्कार मिल रहा है ना, तो उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, कुछ शॉल मिलेगा, है ना, कोई ना कोई स्मृति चिन्ह मिलेगा, है ना, कोई ट्रॉफी जैसा कुछ मिलेगा, और साथ में कुछ ना कुछ पुरस्कार राशि मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा। तो इसकी जो आपकी ये आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी जो राशि है, पुरस्कार राशि है, वो कितनी है? 1 लाख रुपए वर्तमान में दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए इसमें वर्तमान में दिए जाते हैं, जो भी आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता होता है। ठीक है, जय हिंद भाई। ठीक है, उसके बाद क्या मिलता है इसमें, और क्या मिलता है? तो ताम्रपत्र युक्त पट्टिका। क्या मिलता है? ताम्रपत्र, ताम्र मतलब तांबा, तांबे की क्या मिलती है? एक पट्टिका मिलती है जिस पर पूरा का पूरा साहित्य अकादमी का चिन्ह बना रहता है, तथा साथ में एक शॉल दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई? एक शॉल दिया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित यहां पर यह है मेरे भाई, पूछता है कि भाई कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है
कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी? कुल 24 भाषाओं में प्रतिवर्ष दिया जाता है। क्या होता है? एवरी ईयर, हर साल 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी का अलग देते हैं, मलयालम का अलग देते हैं, कन्नड़ का अलग देते हैं, तेलुगु का अलग देते हैं। हर वर्ष ये दिया जाता है और हर लैंग्वेज में दिया जाता है। वो लैंग्वेज कितनी है? 24, जिसमें 8वीं अनुसूची संविधान की, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भारतीय भाषाएं हैं। वो 22 की 22 भारतीय भाषाएं जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं आपके, साथ में आपकी राजस्थानी और साथ में आपकी अंग्रेजी, साथ में आपकी अंग्रेजी। इन 22 और 2 कितने होते हैं? 24। तो 24 भाषाओं में आपका हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। और कब दिया जाता है? प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कहां पे मेरे भाई? अब मैं आपको लेकर के चलता हूं इंपॉर्टेंट चीजों पर, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लेकर के चलता हूं। यहां पर एक तरफ लिखा है रचना, दूसरी तरफ लिखा है वर्ष, तीसरी तरफ लिखा है रचनाकार। यद्यपि मैंने सन 1955 से लेकर के और वर्तमान 2023 तक के सारे रचनाकार यहां पर लिखे हैं, परंतु सारे के सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं आपको यहां पर बताता जा रहा हूं, आपको गंभीरता से वही चीज समझ लेनी है, वही चीज आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है। ठीक है। सबसे पहले अब इस सम्मान के बारे में एक बात है, इस सम्मान के बारे में एक बात है। आपसे पूछा जाएगा स्थापना कब हुई? तो भाई स्थापना जो है मेरे भाई, स्थापना जो है इसकी, वो आपकी 1954 है। परंतु ये देना मतलब सबसे पहले कब दिया गया? तो सर्वप्रथम ये जो दिया गया वो 1955 में दिया गया। स्थापना कब हुई आपकी? 1954 में। परंतु सर्वप्रथम यदि इसका वितरण कहीं पर हुआ, ये दिया कहीं पर गया, तो वो कहां पर दिया गया आपका? वो दिया गया आपका 1955 में। और 1955 में सबसे पहले किसको दिया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो, अगर पेपर को कठिन बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है, बच्चे बहुत 30 मार्क का बन रहे थे अपना, ये भाई हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अभी भी 60,000 वैकेंसी है, बच्चे अपने हिसाब से चल रहे होंगे, आप भी अपने हिसाब से चल रहे होंगे, पर अपने हिसाब से चीजों को नहीं चलना है। हमेशा टारगेट बड़ा रखना है। मैंने बोला था टारगेट 220 से 240 के आसपास का रखो, है ना, और 240 के आसपास टारगेट रखोगे और उसी हिसाब से फिर आपको तैयारी भी बढ़िया करनी पड़ेगी। आपको तैयारी ऐसी करनी है कि पेपर किस भी लेवल का आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जेल बॉर्डर में बच्चे पेपर देने गए थे, बच्चों को अपनी नानी याद आ गई थी। क्यों? क्योंकि साहित्य से सलाह का सम्मान और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसमें रचनाएं, ये ज्यादा पूछ ली थी। बच्चा इनको पढ़ के नहीं गया था। बच्चा तो हिंदी साहित्य क्या था, बस एक घंटे की, आधे घंटे की एक वीडियो जिसमें मेन चीजें बता दी गई, उनको पढ़ के चला गया। बट ऐसे सिलेक्शन नहीं हुआ करते भाई, ये बात आप जान लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे पहले कब मिला, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट है हिम तरंगिनी। कौन सा? हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी को जिसमें मैं निशान लगाता जाऊंगा विशेष करके इंपोर्टेंट का, आप उसको नोट करते जाएंगे। किसी भी साहित्य सम्मान का सबसे पहला, ये सबसे जरूरी होता है, सबसे पहले किसको मिला। उसके बाद लेटेस्ट जो है उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और कुछ प्रमुख जो रचनाकार हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो ये मिला सन 1955 में मिला, माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला। किनको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला, जिनकी रचना कौन सी है? आपकी पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, ऐसे ऐसे इनकी बहुत रचनाएं हैं, परंतु आपको हिम तरंगिनी मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद करना है। उसके बाद पद्मावत संजीवनी व्याख्या, नोट इंपोर्टेंट, इतना कुछ ज्यादा आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म दर्शन 1957, आचार्य नरेंद्र देव, इतना कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। बट अब जो चौथी आ रही है वो है आपका मध्य एशिया का इतिहास, सन 1958। ठीक है, सनों को भी थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, क्योंकि सन भी कई बार पूछ लेता है। और आपको पता है भारत के हिंदी साहित्य में, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विधा है घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा वृत्तांत, है ना, कि हम कहीं पर जाते हैं, जिसको आजकल फिल्मों में मतलब यूट्यूब पर दिखाया जाता है ब्लॉगिंग के तौर पर, है ना, कि हम यहां गए, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये घुमक्कड़ शास्त्र को, यानी कि आपकी एक तरह से ब्लॉगिंग को कागज पे उतारने का श्रेय अगर सबसे पहले किसी को जाता है तो राहुल सांकृत्यायन को जाता है। ये सांस्कृत्यायन नहीं है, इनकी भी वर्तनी पूछी जाती है, सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन क्या है ना, वोल्गा से गंगा, ये इनका एक है। इन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, बहुत सारी रचना थी। इनको महापंडित की उपाधि मिली थी काशी से, क्योंकि इनकी विद्वत्ता बहुत ज्यादा थी। तो राहुल सांकृत्यायन को 1958 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
मध्य एशिया के इतिहास के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ईयर 1959 में 1959 में आपके रामधारी सिंह दिनकर, जिनका संबंध आधुनिक काल से माना जाता है तथा जिनको वीर रस का कवि माना जाता है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, है ना, उर्वशी, आपके बहुत सारी हुंकार इत्यादि इत्यादि बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उनका एक ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय, द मोस्ट इंपोर्टेंट। आपका इसको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सन 1989 में, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला नेक्स्ट इंपोर्टेंट, कला और बूढ़ा चांद 1960 में, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा, जिन पर निशान में लगाते जा रहा हूं, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से। इसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा भाई? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, इस क्लास के तुरंत बाद हम डलवा देंगे, आप चिंता मत करो, टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। परंतु एक कृपा जरूर करो भाई, राम जी की पाठशाला आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो कम से कम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाओ, इतनी गुरु दक्षिणा हमको चाहिए भाई। ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, क्योंकि हम कम से कम संसाधन में बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो फल हमको मिलना चाहिए, क्योंकि फिर हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसमें देखो, तो कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, जो छायावाद के कवि चतुष्टय में से एक हैं, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र आपका सन 1961, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा है, ये पंत नहीं है, भगवती चरण वर्मा, ये ध्यान रखना है आपको, भगवती चरण वर्मा। तो इस पेज पर आपके कितने हो गए? हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, भूले बिसरे चित्र 1961 में भगवती चरण वर्मा। इनको जरूर जरूर याद रखना है। और आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर पेपर में मैं ना, मेरे भाई, मेरे बहन भी, ठीक है, जितने मेरी बहन भी देख रही है, मेरी बच्चियां देख रही हैं जो, है ना, या दोस्त कह लो मुझे अपना, है ना, मोटा सा दोस्त मोटे मास्टर जी, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, बता दिया है पीडीएफ के बारे में, बता दिया भाई, पीडीएफ के बारे में एक वो कमेंट लिख करके पिन कर दो उसको, ठीक है, जिससे बच्चों को पता लगता रहे। तो यहां पर क्या बात है, इतनों को आपको याद रखना जरूरी है। ये पेपर में आपके आते ही आते हैं, ये सारी रचनाएं आपकी, आप समझते हैं कि रचनाएं कहां से पूछी जाती हैं, तो रचनाएं ज्यादातर वो पूछी जाती हैं जिनको कोई ना कोई सम्मान, कोई ना कोई पुरस्कार मिला होता है। अब अगले पन्ने पर बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया, पूछ सकता है आपसे कि कौन से वर्ष में हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान नहीं दिया गया। क्या हुआ? हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान नहीं दिया गया। तो आपको याद रखना है, सन 1962 में सम्मान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि सन 1962 में क्या हुआ था आपका, सन 1962 में आपका भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया था, तो सरकार इत्यादि वहां पर मिले हुए थे, पंचशील सिद्धांत चल रहा था, है ना, आक्रमण की नीति नहीं चल रही थी। तो मतलब ऐसा एक शांतिवादी रवैया चलाया जा रहा था जो देश के लिए बहुत ज्यादा घातक हुआ। तो उस वर्ष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लो इसको, 1962 में जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, क्या भाई, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, पुरस्कार वह नहीं दिया गया, उसका वितरण नहीं किया गया, नहीं दिया गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये नोट करना है आपको, प्रेमचंद कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी अमृत राय की, सन 1963 में। सनों को भी आप थोड़ा थोड़ा याद करना जरूरी समझेंगे, बट अगर सन याद नहीं हो रहे हैं, है ना, अगर सन याद नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम आपको इतना पता होना जरूरी है कि किस रचनाकार को या किस साहित्यकार को उसकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उसको दिए गए। बात समझ में आई आपको? क्या है आपका? प्रेमचंद कलम का सिपाही आपके कौन है? अमृत राय है। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, आंगन के पार द्वार। क्या है आपका? आंगन के पार द्वार, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी? ये गलत लिखा हुआ यहां पर, इसको सही कर लेंगे। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। तो आपको इतनी सरलता, इतनी सहजता लगेगी। आज तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, सरलता सहजता भारी शब्द यूज नहीं करता हूं, बहुत आसानी लगेगी। जब पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो तुमको मजा आएगा कि हाँ भाई, हम तैयारी करके आए हैं, और हम तैयारी करके आए हैं तो इसका लाभ भी हमको हो रहा है, इसका प्रॉफिट भी हमको हो रहा है। और आप यकीन मानो कि ये क्लास आपके कम से कम 4 से 5 नंबर पक्के करेगी, तो गंभीरता से आपको उसको देखना जरूरी है। रेडियो ऑपरेटर वाली क्लासेस में जो है ना, 9 क्लास जो रेडियो ऑपरेटर वाली हैं भाई, जो मैंने बनाई थी आपकी साहित्य वाली,
उसमें खाली पुरस्कार सम्मान की 2 वीडियो हैं, बाकी पूरा साहित्य पड़ा हुआ है। तो वो साहित्य वो पूरा अलग है, उसमें क्रम से बता रखा है, इसमें बताएंगे। इसमें केवल साहित्य सम्मान आपका पूरा का पूरा है, ठीक है। यहां पर तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है, 1965 में रचना दी गई। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है मुक्तिबोध। देखो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, ये एक रचनाकार का भी नाम है, ठीक है, ये एक रचनाकार का भी नाम है, परंतु ये एक रचना का भी नाम है जिसको लेखन का कार्य किया है जैनेन्द्र ने। किसने किया है? जैनेन्द्र ने काम किया है। और ये रचना किसकी है? मुक्तिबोध की। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। उसके बाद इसे छोटा हो जाएगा थोड़ा, ये नीचे जा रहा। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा करने का प्रयास करता हूं भाई, है ना, क्योंकि ये हमारा थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, ठीक है। यहां पर देखने का प्रयास करें। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सही, इसको थोड़ा यहां रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उधर बहुत नीचे जा रहा था। तो यहां पर देखने का प्रयास करो आप। इसमें क्या है? आप अगला है हमारा अमृत और विष। क्या है आपका? अमृत और विष। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अमृत और विष जो है ये, इसको 1967 में, ये आप निशान लगाते जाएंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। अमृत लाल नागर की रचना है। किसकी? अमृत लाल नागर की रचना है, जिसको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और यहीं से आपके पूरे के पूरे प्रश्न बनते हैं, यहीं से आपके पूरे के पूरे प्रश्न आते हैं। उसके बाद हमारा है 2 चट्टानें। तो 2 चट्टानें किसकी रचना है? आपको पता होना चाहिए। ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जिनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, जिनकी रचना मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, है ना, और निशा निमंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। किनकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपकी हरिवंश राय बच्चन की। इनको सन 1968 में 2 चट्टानों के लिए क्या मिला था? आपका हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ आप गंभीरता से चीजों को देखते रहिए भाई, और गंभीरता से चीजों को समझते रहिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके हैं। अगला है दी मोस्ट इंपोर्टेंट, राग दरबारी। दिमाग में गाड़ लो इसको, दिमाग में इसको घुसा लो। राग दरबारी आपकी, जिनका विश्रामपुर का संत भी है ना, जो अभी व्यास सम्मान के अंतर्गत आएगा 1999 में। ये 2 रचनाएं आपको श्रीलाल शुक्ल की याद रखनी है। आपकी राग दरबारी सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल, है ना, इनकी एक रचना है अंगद का पांव। ऐसी भी रचनाएं हैं, परंतु यहां पर हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपकी? श्रीलाल शुक्ल की रचना है, जिसको साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। उसके बाद देखो, गंभीरता से सब चीजें करते रहो, आपका काम होता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है निराला की साहित्य साधना। पेपर में आपने कई बार देखा होगा कि निराला की साहित्य साधना। निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको छायावाद के 4 प्रमुख कवियों माना जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन से हैं? तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा तो आपकी है ही। इसमें कोई भी दो राय या गलती की बात इसमें नहीं है। क्या बात भाई, बोर होने लगे क्या? ठीक है, बच्चों को आनंद नहीं आ रहा है। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए मजा। ठीक है, और मजा जो लेगा उसको मिलेगी पेपर में सजा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा देखो भाई, अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा सा ध्यान करो कि आपके पास 60,000 पदों पर एक स्वर्णिम अवसर है। 60,000 पदों पर एक स्वर्णिम अवसर है और मौका है सिर्फ 40 दिन का। इन 40 दिनों में आप कैसे बेहतर से बेहतर तैयारी करके और अपने काम को फारिग कर सकते हैं, अपनी बेरोजगारी के टैग को हटा सकते हैं, अपने पिता के कंधों के भार को हटा सकते हैं। तो गंभीरता से आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। क्या? आपका गंभीरता से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आप समझेंगे। अरे एन के भाई धन्यवाद, भाई धन्यवाद। अरे भाई यार ऐसा काम मत करो भाई यार, पैसे वैसे मत भेजो। देखो अभी देखो चलती क्लास में है ना, इससे चाहे तो टेस्ट सीरीज ले लेते यार, पैसे वगैरह मत भेजो यार। ये मेरे को व्हाट्सएप पे आप कर दो भाई यार, पैसे विड्रॉ करो यार अपने भाई, ऐसा काम मत करो। ठीक है, उसके बाद आपका निराला की साहित्य साधना किसकी है? रामविलास शर्मा की, सन 1970 में। अगला है हमारा कविता के नए प्रतिमान। तो ये भी याद रखनी जरूरी है आपकी, नामवर सिंह, जो शुरू के हैं ना आपके 1990, 2000 से पहले थोड़े हैं, वो थोड़े से आपके देखने जरूरी है। परंतु आपके कैसे हैं भाई, आपके कैसे हैं जो 2000 के बाद के हैं, उनमें से कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता जाऊंगा। आप उनको देखते जाओ, आप उनको समझते जाओ। क्या है? कविता के नए प्रतिमान, सन 1971 याद ना रखो, नामवर सिंह आप याद रख लो। उसके बाद बुनी हुई रस्सी आपकी जो है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी?
भवानी प्रसाद मिश्र की है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, परंतु आप इसको याद रख सकते हैं। नहीं याद रखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपकी जो आलोक पर्व है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मानेंगे। किसको? आलोक पर्व को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से आप इसको जान लेंगे। उसके बाद मिट्टी की बारात श्रीमंगल सिंह, इसका कोई इतना ज्यादा रूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कुछ जरूरी चीजों को यहां पर देखने का प्रयास करेंगे हम लोग और मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना आ गई हमारे सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना हमारे सामने आ गई, तमस। मोस्ट इंपोर्टेंट तमस है आपकी भीष्म साहनी की। ये बात भूलकर भी नहीं भूलनी है, ये बात भूलकर भी नहीं भूलनी है अगर नंबर पक्का करना है। तमस, ये क्लास आपको 6 नंबर देगी कम से कम, है ना। साहित्य के अगर जितने भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा रचनाकार रचनाओं से, तो सारे के सारे इस क्लास से आपके हो जाएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। गंभीरता से सुनते जाओ। तमस जो है, तमस को 1975 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसकी जो रचनाकार है वो भीष्म साहनी है। यशपाल जो है, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है, एक मेजर सा है, थोड़ा सा याद रखना चाहिए आपको, पर इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको याद रखें, बट आप थोड़ा सा दिमाग में इसको रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है चुका भी हूं मैं नहीं, शमशेर सिंह बहादुर, तो इतना जरूरी नहीं है। उतना वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल, उतना जरूरी नहीं है। यह इंपॉर्टेंट है, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, तो कल सुनना मुझे आपका सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। किनकी? सुदामा पांडे धूमिल की आपकी रचना है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, इस बात को बहुत अच्छे से आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद जिंदगी नामा जिंदा रुख नहीं, ये कृष्णा सोबती की रचना है, ये आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पेपर पर तमस और कल सुनना मुझे, ये आपकी दो जरूरी है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में, मैं आपको बताता जाता हूं, आप गंभीरता से सुनते जाइए और गंभीरता से आप लोग देखते जाइए, ठीक है। ताप के ताए हुए दिन आपकी त्रिलोचन शास्त्री की, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी क्या है आपका? बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी जो है आपका बताने का प्रयास करता हूं, विकलांग श्रद्धा की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। कौन सी? विकलांग श्रद्धा की ओर। ये किसकी है आपकी? ये है आपकी हरिशंकर परसाई की, और ये बहुत सारे एग्जाम में आपकी पूछी जाती है ना। सन याद रखना ना रख सको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपकी विकलांग श्रद्धा का दौर जो है वह हरिशंकर परसाई की आपकी रचना है, इसको अच्छे से आपको याद रख लेना है। इसको हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। उसके बाद खूंटियों पर टंगे लोग आपकी लेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, जिस पर इनको हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। आगे लोग भूल गए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कौवे और काला पानी, ये निर्मल वर्मा की रचना है। किसकी? 1985 में इसको क्या मिला है? हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, निर्मल वर्मा, है ना। कौवे, कौवे और क्या है? काला पानी। कौवे और काला पानी, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में आप लोग बिठाएंगे और जान लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका देखो इस पेपर पर आपके कौवे और काला पानी, विकलांग श्रद्धा की और साथ में अपूर्वा। अपूर्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ अग्रवाल की, ठीक है। किसकी रचना है? अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। सन 1986 में इनको इसके लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद है हमारा मगध। मगध लेस इंपॉर्टेंट है, अगर रखना चाहें तो रख लें, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सारे बताऊंगा भी आपको एक बार रिवाइंड करके, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर देखने का प्रयास करें, अब यहां पर देखने का प्रयास करें आप। अरण्या, अरण्या जो है ये नरेश मेहता की है, आप याद रखना चाहे रख लें, पर इतना कोई खास नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। अकाल में सारस, क्या पूछा गया है भाई? अकाल में सारस पूछा गया है। जब आप इन क्लासेस को पढ़ के जाएंगे और जब आपको पेपर में सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं जरूर आपको याद आऊंगा कि भाई किसी ने पढ़ा के भेजा है, एक निस्वार्थ व्यक्ति ने पढ़ा करके भेजा है। क्योंकि अगर ऐसे समय में अगर हम पैसा कमाना चाहते तो पैसा हम बहुत बढ़िया कमा सकते हैं इस समय, पर फिर भी आपको हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, परंतु निःशुल्क कंटेंट की कहां पे वैल्यू होती है। परंतु मेरा ध्यान उन लोगों पर है जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, परंतु उनके पास उत्साह की कोई कमी नहीं है। तो कम से कम देखो, पैसा कितना भी कमा लिया जाए, मृत्यु कभी भी हो सकती है, मौत कभी भी, मौत एक दिन जरूरी, तो मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो जिस दिन राम जी के घर में जाऊंगा, तो उस दिन राम जी के घर जाऊंगा तो राम जी पूछेंगे तूने क्या किया, तो मैं बताऊंगा आपकी कृपा से ये, आपकी कृपा से ये बन गया है,
जो लोग जरूरतमंद थे उन तक मैंने थोड़ा बहुत जो ज्ञान मेरा था उसको पहुंचाया और उनके जीवन को सुलभ बनाने का प्रयास किया, तो उस दिन राम जी की एक मुस्कान मुझे मिल जाएगी, उस दिन मुझे सब कुछ मिल जाएगा। परंतु उन हर एक बच्चे तक पहुंचने के लिए आपका भी मेरा साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अगर आप साथ नहीं दोगे तो कैसे मेरा काम चलेगा, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और कम से कम इतना तो कर ही सकते हो भाई। भाई साहू जी आपका मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, क्लास के बीच में डिस्कशन नहीं करना चाहता मैं इस तरह का, क्लास के बाद मैं बता दूंगा, आप क्लास भी देखते रहो। अकाल में सारस बहुत इंपॉर्टेंट रचना है केदारनाथ सिंह की, और इसको 1989 में क्या मिला था, हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। इस पेज पर पहला इंपॉर्टेंट आपका नीला चांद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वक्त के हूं सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ढाई घर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्धनारीश्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन 1993 का विष्णु प्रभाकर का। ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेनी है, ठीक क्या है, ये बहुत अच्छे से है ना। ये देखो कोई आ गया स्टडी जोन वाला, नाले में गिर जाओ, आप नाला तो खुदवाओ, हमारे यहाँ पे क्या है ना, पानी की बड़ी समस्या है भाई, ठीक है, लोगों का झगड़ा होता रहता है, नाली है नाला है ही नहीं यहाँ, तो आप कृपा करके सीडीओ महोदय से बात कर लें मुजफ्फरनगर वालों से, और एक बार आप नाला खुदवा दो, तो फिर आप भी आ जाना, हम भी गिर जाएंगे, दोनों साथ साथ गिर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। मुझे ब्लॉक कर दो। अरे भाई यार भांग पी ली क्या यार, भाई यार तुझे नहीं देखना है, तू मत देख यार, मुझे ब्लॉक कर दो। क्या दारू पी ली क्या सुबह सुबह नशे कर लिए। तो अर्धनारीश्वर 1993 का क्या है आपका, विष्णु प्रभाकर है, ये ध्यान रखेंगे, कहीं नहीं वही, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट आपका और देखना शुरू करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं आपको बताने का यहां पर प्रयास करूंगा। ये देखो आप इसमें, ये देखो आप इसमें, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण नहीं, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। मुझे चांद चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, मुझे चांद चाहिए, सन 1996 में सुरेंद्र वर्मा, कौन है, सन 1996 में क्या है आपका, सुरेंद्र वर्मा, क्या है आपका, सुरेंद्र वर्मा है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी, नॉट इंपॉर्टेंट। नए इलाके में अरुण कमल, ये हाँ, ये थोड़ा सा जरूरी है, ये एक दो बार मैंने प्रश्न इसका देखा है जगह जगह पर आपका, ठीक है। संदीप ऑफिशियल, सर मेरा कंप्यूटर देख लेते भाई, मैं पढ़ा रहा था, अब मैं कमेंट बीच बीच में देखता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है, नए इलाके में, ये जरूरी याद रखना है, अरुण कमल की रचना है, सन 1998 में इसको क्या मिला है, हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये आपका विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो ये पूछा उतना नहीं जाता, उतनी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो हम जो देखते हैं, नहीं, कलिकथा वाया बाईपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कलिकथा वाया बाईपास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे आप। इस पेज पर आपकी दो रचनाएं, तीन रचनाएं इंपॉर्टेंट है, और उनके रचनाकार कलिकथा वाया बाईपास, अलका सरावगी। ये आपका जो प्रश्न है, ये पिछली बार आपका पूछा गया था, उसमें जेल वार्डर में आपका पूछा गया था, तो बच्चों की खाट खड़ी इसमें हो गई थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कलिकथा वाया बाईपास आपका अलका सरावगी, सन 2001 में आपको ध्यान रखना है। अभी जब ये पूरे हो जाएंगे तो एक मोटा मोटा रिवीजन दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा, फिर अगले सम्मान की ओर बढ़ेंगे। अब देखो, अब छांट छांट करके आपको, अगर सारे साल हैं, उन सारे सालों में से सारे साल, सारे वर्षों में से क्या कर लेना है, सारे के सारे वर्षों में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेंगे। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, नॉट इंपॉर्टेंट। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने पाकिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है कमलेश्वर की, 2003 सन भी याद रखना जरूरी है, साहित्य अकादमी सम्मान मिला था, बहुत ज्यादा जरूरी रचना है, इसको दिमाग में आप अपने अच्छे से घुसा लेना है, अपने दिमाग में इसको रख लेना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दुष्चक्र में सृष्टा, नॉट इंपॉर्टेंट। क्याप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्याप क्या है आपकी, जो क्याप रचना है, क्याप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, सन 2005 की, मनोहर श्याम जोशी की, ये बहुत ज्यादा पूछी गई है, बहुत ज्यादा इसको पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद संशय आत्मा, कुछ इंपॉर्टेंट है, देखना चाहे तो देख सकते हैं, ज्ञानेंद्र पति की रचना है, सन 2006 में एसपीए इनको मिला है, एसपीए बोल देते हैं हम, साहित्य एसएपी है ना, एसएपी साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो लंबा लंबा नहीं बोलेंगे तो ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं होने वाली। अब इसमें कोहरे में कैद रंग, इन्हीं हथियारों से, तो इन्हीं हथियारों से बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेज पर, इसकी अमरकांत की रचना है, किनकी, अमरकांत की रचना है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से देख लेना है।
लिंग की क्लास के बाद भाई तुमने वो क्लास देखी नहीं भाई, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम अब सोच रहे हैं कि बेहतर से बेहतर चीजें आपके पास पहुंचाएं। अब वन शॉट चीजें पहुंचाएंगे आपके पास, है ना। लिंक से पहले, लिंक के बाद की जो क्लासेस हैं वो सब हो जाएंगी आपकी, चिंता मत करो, सब चीजें अब वन शॉट चीजें आपके पास पहुंचा रहे हैं, जिससे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें गेन करें, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ें। जल्दी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे, और दोपहर में 10 से 2 आपकी क्लासेस रखेंगे, ये वाली वन शॉट वाली, और शाम को 5 से 9 रखेंगे आपकी प्रैक्टिस सेशन वाली, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस आपको करवाएंगे प्रैक्टिस सेट के आधार पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई बोल रहा है सर आप तो इंपोर्टेंट बता रहे हैं, ओनली वही नोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वही नोट कर लीजिए, बाकी पीडीएफ में भी चीजें देखते रहिए। ठीक है, कोरे में कैद रंग, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर इस पे आपको ध्यान रखना है। अगले पेज पर अगर हम चलें, तो अगले पेज पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है क्या, अगले पेज पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है हवा में हस्ताक्षर, मोस्ट इंपोर्टेंट। 2009 में हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी, जो नए साहित्यकार हैं, जो नई रचनाएं हैं, वो भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको भी आपको बहुत अच्छे समझना है, बहुत अच्छे देखना है। हवा में हस्ताक्षर कौन है आपके, सन 2009 में आपके कैलाश वाजपेयी हैं, ये बात ध्यान रखनी है। मोहनदास उदय, ये नहीं इंपॉर्टेंट। अगली इंपॉर्टेंट रचना है रेहन पर रघु, कौन है, रेहन पर रघु, ये पेपर में जरूर आती है, जरूर आती है, और इन्हीं में से सब रचनाएं मिलेंगी, आप देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। रेहन पर रघु सन 2011 में काशीनाथ, कौन है, काशीनाथ सिंह की रचना है। किनकी, काशीनाथ सिंह की रचना है, ये बात बहुत अच्छे समझनी है। गुड मॉर्निंग भाई, आइए। हाँ बिल्कुल, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ही आपकी करवा रहा हूं भाई, यही काम करवाना है। ये जो आपकी सारी की सारी वन शॉट चीजें, बस आपको इतना काम करना है कि राम जी की पाठशाला को हर एक बच्चे तक पहुंचाना है। आप ग्रुप्स में इसको मतलब शेयर कर दीजिए, जहां भी आप कर सकते हैं, बस हर एक बच्चे तक राम जी की पाठशाला को पहुंचाइए, क्योंकि ये अवसर है जब हम हर एक बच्चे तक पहुंच सकते हैं, हमको हर एक बच्चे की मदद करने का एक सौभाग्य मिले, और ये आप ही के माध्यम से पॉसिबल है, क्योंकि हम अपना 100% दे रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप ही कर सकते हैं, आप ही हमारे कर्ता धर्ता मालिक हैं, जो भी कर सकते हैं हमारे लिए आप ही कर सकते हैं। ठीक है, ये बात इसमें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, पत्थर फेंक रहा हूं, नॉट इंपोर्टेंट। मिलजुल मन, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। मिलजुल मन 2013 में मृदुला गर्ग की रचना है, मिलजुल मन उपन्यास है इनका। ठीक है, उसको साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। उसके बाद विनायक, नॉट इंपोर्टेंट। आपका आग की हंसी, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2015 में रामदरस मिश्र द्वारा, किनके द्वारा, रामदरस मिश्र द्वारा ये रचना हुई है, आग की हंसी, रामदरस मिश्र, इसको साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आपका 2022 तक पहुंच गए हम साहित्य, यही सबसे बड़े सम्मान है जिसमें इतना समय लगा, बाकी में इतना समय हमारा नहीं लगने वाला है। अगला इंपोर्टेंट है पारिजात, मोस्ट इंपोर्टेंट। सन 2016 में आपका क्या है, आपका पारिजात, ये किसकी रचना है, आपकी नासिरा शर्मा की रचना है। किनकी, नासिरा शर्मा की आपकी रचना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये चीज आपको समझ लेनी है। एक मिनट में आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें दिखाने का प्रयास करता हूं। एक चीज दिखाने का प्रयास करता हूं आपको, एक चीज बताता हूं मैं। देखो, ठीक है, तो ये क्या है आपका, सन 2016 में आपका पारिजात नासिरा शर्मा की रचना है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके रमेश कुंतल मेघ, कौन है, रमेश कुंतल मेघ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, और इनकी रचना, अरे रमेश कुंतल मेघ ही लिख दिया है, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं। रमेश, देखो ये टाइपिस्ट ने इतनी दिक्कतें इसमें कर रखी थी, उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए, बट कोई बात नहीं। परंतु अब जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो 100% सही है। इनका है विश्वमिथक, क्या है आपका, विश्वमिथक, इनकी रचना जो है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, विश्वमिथक सरित सागर, क्या है, विश्वमिथक सरित सागर, विश्वमिथक सरित सागर। तो विश्वमिथक सरित सागर के लिए क्या हुआ आपका, है ना, ये स्टोरी जो मैंने डिसलाइक कर दिया, देखो डिसलाइक करो लाइक करो, उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, मैं आपने डिसलाइक कर दिया, आप डिसलाइक करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट मेरे को तो अपने लाइक करने वालों पर पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे लाइक करने वाले लाइक करेंगे,
और राम जी को जितना मुझे देना होगा उतना देंगे। देखना आप एक दिन कि राम जी की पाठशाला का डंका पूरे भारतवर्ष में बजेगा। बस कुछ समय का आप इंतजार करिए। और कौन करवाएगा? ऊपर राम जी, माँ बाप, मेरे गुरुजन, और सामने मेरे जो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, या जो मुझे देख रहे हैं, वो मेरा सहयोग करेंगे। जिनको लाभ होगा वो इस चीज को करेंगे। आप अपन इन चीजों डरते नहीं है, ना इन चीजों घबराते हैं। ठीक है, ये चीज समझिए आप। ठीक है, ये यहां पर आप देखने का प्रयास करिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारा? ये आपका रमेश कुंतल मेघ का आपका विश्व मिथक सरित सागर। उसके बाद अगला 2016, 17, 18 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तीनों की तीनों बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। चित्रा मुदगल की पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिजात, विश्व मिथक सरित सागर, रमेश कुंतल मेघ, और आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपारा चित्रा मुदगल की रचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में टोकरी में दिगंत, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। छीलते हुए अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है। सम्राट अशोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और तुमड़ी के शब्द, ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि तुमड़ी के जो शब्द हैं ये सन 2022 में बद्री नारायण की रचना है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से इसको जान लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको जान लेंगे। ठीक है, और आखिरी में जो लेटेस्ट है आपका, जो 2023 का है, इसका ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। जो लेटेस्ट है आपका, वो लेटेस्ट है आपका 2023 में संजीव के द्वारा लिखा गया मुझे पहचानो उपन्यास। क्या है? मुझे पहचानो। तो सबसे पहला आपका कौन सा हो गया? हिमतरंगिनी आपका, और सबसे लेटेस्ट जो हो गया वो संजीव हो गया। बीच के सारे मैंने आपको बता दिए। अब अगले सम्मान की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है आपका? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को आप अच्छे से समझेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में एक चीज समझ लेनी है अच्छे से, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में क्या है? साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। कैसे? जिस प्रकार भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपका कौन सा है? भारत रत्न है। जिस प्रकार भारत में युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा दिया जाने वाला जो सम्मान है वो परमवीर चक्र है। शांति के समय में कौन सा है आपका? अशोक चक्र है। उसी प्रकार हिंदी साहित्य या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। और इसमें राशि कितनी मिलती है, पैसे कितने दिए जाते हैं? तो 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। कितने? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे। क्या क्या मिलता है? तो प्रशस्ति पत्र मिलता है, यानी कि आपका एक सर्टिफिकेट मिलता है। साथ में वाग्देवी, वाग्देवी कौन है? वाग्देवी है आपकी शारदा, यानी कि सरस्वती। उनकी कांस्य प्रतिमा, यानी कि ब्रॉन्ज की एक स्टैचू वहां पर मिलती है, वो आपको ध्यान रखना है। कौन दे, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भारतीय भाषाएं तो आपकी 8वीं अनुसूची की हो गई। साथ में आपको याद रखना है 2018 से यह अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा है। अमिताभ घोष, है ना, 2018 से यह अंग्रेजी भाषा में दिया जाने लगा है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में 22 और एक अंग्रेजी 23 भाषाओं में यह आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। देने वाली संस्था कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास जो है वो देने वाली संस्था है, उसके द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इससे भी प्रश्न आते हैं, मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। और उसमें क्या है आपका जो हिंदी, जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हर लैंग्वेज में दिया जाता है, अलग अलग हर साल। परंतु ये आपकी 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि हर साल हिंदी में अलग मिलेगा, कन्नड़ में अलग नहीं। किसी साल अंग्रेजी को मिल जाएगा, किसी साल हिंदी को मिल जाएगा, किसी साल किसी को मिल जाएगा, किसी साल किसी को मिल जाएगा। तो हमारे पास कुछ साल हैं जहां पर हिंदी को यह मिला हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। स्थापना किसने करी थी? तो स्थापना करी थी साहू शांति प्रसाद जैन ने सन 1961 में। कब? साहू शांति प्रसाद जैन ने 1961 में। और सबसे पहले किसको मिला था? तो जो जी शंकर कुरूप है उनको सबसे पहले 1965 में मिला था, मलयालम में, मलयालम भाषा में उनके साहित्य के लिए। ठीक है, सबसे पहले किसको मिला था? जी शंकर कुरूप, 1965 मलयालम के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको समझनी है। सन 1982 तक, सन 1982 तक ये पूछता है आपसे, सन 1982 तक आपका क्या था? ये लेखक की एकल कृति, यानी कि कुछ ने कोई रचना लिखी, वो पसंद आई, उसका आलोचना हुई, सब कुछ देखा गया उसका। तो वो देखने के बाद सिंगल एक जो रचना है, उस रचना पर वो क्या दिया जा रहा है? उस रचना पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। परंतु 1982 के बाद उसके संपूर्ण साहित्य को ध्यान में रखते हुए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बताना शुरू करता हूं कि कौन कौन से सालों में हिंदी साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिला।
तो सबसे पहला जो साल है वो है सन 1968 का, जिसकी रचना है चिदंबरा। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, बात आपको बहुत अच्छे ध्यान रखनी है। ठीक, क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आपका उर्वशी। इसमें जितने भी रचना है ये 4-5 रचना है, क्योंकि 1982 के बाद लेटेस्ट, मतलब 1982 में आपका महादेव वर्मा को मिला था यामा के लिए। ठीक है, यामा के लिए मिला था, बट उसके बाद तो संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। तो ये चारों की चारों रचनाएं आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो 1982 से पहले वाली हैं। क्या है इसमें आपका? सबसे पहले आपको देखना है चिदंबरा 1968। सन भी याद होने जरूरी है, इसके ज्ञानपीठ पुरस्कार के सन भी याद होने जरूरी है, क्योंकि संख्या में इतने ज्यादा नहीं है। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत। कौन है आपके? सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा पर मिला। उसके बाद उर्वशी जो रचना है आपकी, वो जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। वो किनकी? वो जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। और वह रचना आपकी किनकी है? वो आपकी रामधारी सिंह दिनकर की भी है। परंतु जब भी उर्वशी पेपर में आए, तो अगर वहां पर 2 ऑप्शन है, प्रसाद भी है और दिनकर भी है, तो दिनकर ही चूज करना है। अगर अलग अलग आए तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, परंतु दोनों साथ आ जाएं, प्रसाद और दिनकर, तो दिनकर को चूज करना है, क्योंकि दिनकर को सन 1972 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये बात ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनी नामों में कितनी बार आपके अज्ञे जी की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। सन 1978 में, सन 1978 में इसमें पुरस्कार मिला। और यामा जो है ये गीतों का संग्रह है, कविता का संग्रह है आपकी किनके? महादेव वर्मा की। इस पर इनको पुरस्कार मिला सन 1982 में। 1992 में संपूर्ण साहित्य पर नरेश मेहता को, 1999 में निर्मल वर्मा को, 2005 में कुंवर नारायण को। और उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आपका 2009 में मोस्ट इंपोर्टेंट अमरकांत को तथा श्रीलाल शुक्ल, है ना, अमरकांत तथा श्रीलाल शुक्ल को एक साथ ये दिया गया। 2013 में केदारनाथ सिंह और 2017 में कृष्णा सोबती को मिला है संपूर्ण साहित्य पर। यह बात आपको समझ लेनी है, यह बात अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या बात भाई, क्या दिक्कत हुई भाई? एनके, आवेदन का नाम नीलेश, आवेदन का लास्ट नाम है, आवेदन का पूरा नाम केवल साहू आ रहा है। कोई बात नहीं, दिक्कत ठीक हो जाएगी, इसमें करेक्शन हो जाएगा, इतने परेशान मत हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, एसआई की वैकेंसी के बारे में यार भाई जानकारी तो पक्की मिली थी कि भाई जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी, बट हो सकता है भर्ती बोर्ड ने इतने सारे फॉर्म खोल दिए हैं। कांस्टेबल का फॉर्म भरवा रहा है भर्ती बोर्ड, ठीक है, आपका एसआई का भरवा रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर का भरवा रहा है, तमाम तरह 2-3 तरह के फॉर्म चालू कर दिए। तो उन्होंने सोचा कि अगर अभी नोटिफिकेशन निकाल देंगे तो संभवतः दिक्कत हो जाए, तो वो क्या पता डिले कर रहे हो, पर जानकारी पक्की थी, जल्दी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। आप लोग परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है, ओके, ठीक है, चलते हैं। ये इसमें देखें, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब होता है कि चाहे कुछ भी चला जाए पर पैसा ना जाए। दमड़ी पैसे को कहते हैं, पैसे के संदर्भ में चीजें आती हैं भाई, ठीक है, समझो। आगे चलते हैं, देखो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं व्यास सम्मान की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछता है आपसे, क्या पूछता है? इसकी शुरुआत, तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुई है सन 1991 में। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। कब? आपकी, है ना सर, हिंदी ग्रामर क्या होगा, करवाएंगे, इसके बाद करवाएंगे। आज ये है, कल को और क्लास रखेंगे, परसों डेली क्लास रखेंगे, 30 तारीख तक सारा सिलेबस खत्म कर देंगे, है ना। बस सहयोग चाहिए भाई, जितना ज्यादा सहयोग आपकी तरफ से मिलेगा उतना ज्यादा हम बेहतर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा सहयोग आप देंगे उतना बेहतर काम करेंगे, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो क्या है, शुरुआत कब हुई है? शुरुआत हुई है सन 1991 में। कितने पैसे दिए जाते हैं? तो 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं में? तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। कौन संस्था ये आपका पुरस्कार प्रदान करती है? तो के बिड़ला फाउंडेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और एक विशेष बात इसकी है, किस रचना को यह सम्मान मिलेगा? तो सपोज करो आज 2023 में किसी रचना को सम्मान दिया जाना है, तो वो 2013 से पहले की रचना नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये इनकी शर्त है कि 10 वर्ष के भीतर भीतर प्रकाशित होने वाली रचना को ही व्यास सम्मान दिया जाता है। बात ध्यान रखेंगे। अब व्यास सम्मान के बारे में आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान के बारे में देखते हैं कौन कौन सी रचना को व्यास सम्मान मिला है और कहां कहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपकी बताता जाऊंगा। सबसे पहला सम्मान तो हमेशा से जरूरी होता है, और सबसे पहला सम्मान मिला है रामविलास शर्मा जी को सन 1991 में। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने आप इसको अच्छे से रख लेंगे, अपने दिमाग में
आप इसको अच्छे से रख लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह 1992, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मैं वक्त के सामने हूं, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बट 1994 धर्मवीर भारती जब भी कहीं आएंगे तो आपको सपना अभी भी, जहां भी धर्मवीर भारती आएंगे, अंधा युग है ना, ये आपको जहां भी धर्मवीर भारती आएंगे वहां पर इसको ध्यान रखना है और जानना है। तो अब सपना अभी भी 1994 में व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, उसके बाद आत्मजयी कुंवर नारायण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर कबीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इसमें क्या है आपका, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये आपका है, आपका 5 आंगन वाला घर, आप याद रख सकते हैं पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्रामपुर का संत, क्या है आपका, विश्रामपुर का संत। तो विश्रामपुर के संत को सन 1999 में ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। श्रीलाल शुक्ल की रचना है, किनकी, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ठीक है, पहला गिरमिटिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आलोचना का पक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आवा क्या है, आवा, आवा किसकी रचना है, तो आवा जो रचना है वह चित्रा मुदगल की रचना है। सन 2003 में इनको क्या मिला है, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। कठगुलाब, यह है आपका कठगुलाब, क्या लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, लिखा हुआ है कठगुलाब, 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 कठगुलाब। ठीक है, कठगुलाब क्या है मेरे भाई, कठगुलाब लिखा हुआ है। तो कठगुलाब किसकी रचना है, कठगुलाब रचना है आपकी ये मृदुला गर्ग की, किनकी, यहीं पे लिख देता हूं अलग से, है ना, यहीं पे लिख देता हूं भाई, मृदुला गर्ग की, किनकी रचना है, मृदुला, मृदुला गर्ग की रचना है। समझ में आ भी रहा है नहीं, या वैसे ही मजे ले रहे हो भाई, मृदुला गर्ग की रचना है। 22 को क्लास नहीं चलेगी भाई, 22 को हम राम जी का उत्सव मनाएंगे, एक दिन का हम अवकाश रखेंगे पूरा, क्योंकि हम कुछ भी जो भी करेंगे हमारे मन में विचार है कि कुछ करेंगे हम। 22 को हम क्लास नहीं चलाएंगे, 22 को ऑफ रखेंगे, क्योंकि 22 के दिन ऐसा रहेगा ना, पूरे प्रदेश में उत्सव होगा, सारे काम होंगे, पूरे देश में उत्सव होगा, तो बच्चे कोई पढ़ने आते हैं, लाइब्रेरी आते हैं, उस दिन हम ऑफ रखेंगे, उस दिन हम बस आनंद करेंगे। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राम जी आप तो विराज गए, अब राजा विराज गए, तो हमारा प्रजा का भी कल्याण होना चाहिए, जो हम प्रजा है हमारा भला होना चाहिए, ये बात समझनी है। ठीक है, तो कठगुलाब किसकी रचना है, मृदुला गर्ग की रचना है, आप ध्यान रखेंगे, और इसको मिला है सम्मान। आगे देखो, आगे देखने का प्रयास करो आप। अब मैं इंपोर्टेंट आपको बताने, अब देखो यहां पर सारे इंपोर्टेंट लगभग आपके हैं। इसमें देखो आप क्या लिखा हुआ है, कथा सरित सागर, चंद्रकांता की रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, ये बात आप ध्यान रखें। क्या, कथा सरित सागर 2005 क्या है आपका, चंद्रकांता की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। कविता का अर्थात नॉट इंपोर्टेंट। समय सरगम क्या है, ये इंपोर्टेंट, दोनों की दोनों आपकी 2007 में कृष्णा, ये क्या है, कृष्णा सोबती, कौन है, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, ये जितने भी इंपोर्टेंट नाम है, ये हाल फिलहाल के नाम है, ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्या है आपका, समय सरगम, तो किनकी रचना है, कृष्णा सोबती की रचना है, सन 2007 में व्यास सम्मान मिला है। साथ में आपको देखना है एक कहानी, यह भी सन 2008 की रचना है, मन्नू भंडारी की, किनकी, मन्नू भंडारी की रचना है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इन्हीं हथियारों से मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो मैं लिख रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, अमरकांत की रचना है, सन 2009 में, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, फिर भी कुछ रह जाएगा नहीं। आम के पत्ते बहुत इंपोर्टेंट, आम के पत्ते सन 2011 में, रामदरस मिश्र, कौन है, रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र की रचना है, और इसको व्यास सम्मान मिला था सन 2011 में, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ना भूतो ना भविष्यति, व्योमकेश दरवेश, इनको आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब आगे इंपॉर्टेंट आते हैं आपके कुछ, जो जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते जाइए, समझते जाइए, और पेपर में जाकर के धमाल तुमको मचा देना है भाई, जितने भी हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वही क्लास हम रखेंगे, फालतू क्लास हम नहीं रखेंगे। अच्छा, नेहा पारा सर जी, प्रणाम सर जी, ये मेरी पहली क्लास है आपकी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आइए, स्वागत है, आपको अच्छा महसूस होगा। पहले हम भी लाइव क्लास नहीं लेते थे, पर धीरे धीरे हमने प्रयास किया कि भाई बच्चों को लाइव पढ़ाया जाए, लाइव बताया जाए, क्योंकि लाइव में चीजें अच्छी होती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी रचना है, अगली मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी रचना है, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां भी प्रेमचंद का नाम आ जाएगा
वहां पर आपको बेहतर से बेहतर काम करना पड़ेगा, बेहतर से बेहतर चीजों को लेके जाना पड़ेगा। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन कमल किशोर गोयन का। कौन है? कमल किशोर गोयन का, कमल किशोर गोयन का। ये बहुत आप ध्यान रखेंगे। क्षमा सुनीता जैन याद रखना चाहो रख लो। काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुदी की धार से, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। दुखम सुखम क्या है आपका? दुखम सुखम, दुखम सुखम 2017 ममता कालिया, बहुत सारे एग्जाम में आया है। बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, जिसमें दुखम सुखम ममता कालिया की एक प्रमुख रचना है। जितने लोग उतना प्रेम, नॉट इंपोर्टेंट। कागज की नाव नासिरा शर्मा, कौन है? कागज की नाव नासिरा शर्मा, ठीक करना पड़ेगा भाई, है ना उसको। अनिता सिंह सरी क्लास। बिल्कुल भाई, आप लोग रोकिंग करेंगे तभी तो चीजें हमारी चलेंगी। जीएस का बताया तो था कल, आपको बताया था भाई, कल एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें देखना आप, ठीक है। और उसके बाद कागज की नाव, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये नहीं याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब सरस्वती सम्मान की ओर आगे बढ़ते हैं, कुछ जरूरी चीजें बताने का प्रयास करता हूं। सरस्वती सम्मान भी जो आपका पुरस्कार है, ये वाला जो है, ये भी आपके के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसके द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। वही 22 भारतीय भाषाएं 1991 में शुरू हुआ। यहां पर जो सहायता राशि है, पुरस्कार राशि है, वो यहां पर 15 लाख है। कितनी है? यहां पर वह आपकी 15 लाख है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें दो ही आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पुरस्कार मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को, जिन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा था। किसमें? अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी ने। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और दशरथ द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, ये चारों की चारों रचनाएं आपकी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। और पूछता है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किनकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। उनकी आत्मकथा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, 4 पार्ट्स में यह है। और इसको कब सबसे पहले ये सम्मान दिया गया, कब दिया गया, वो भी आप लोग देख लो, वो भी आप यहां पर देख लो। 2 ही पॉइंट आप याद रख लेंगे, काम चल जाएगा। आत्मकथा 4 भागों में सन 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहले दिया गया। व्यास सम्मान सबसे पहले तो आपको रामविलास शर्मा जी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद धूल पौधों पर सन 2013 में गोविंद मिश्र को मिला है। ये 2 भी पॉइंट आप याद रख लोगे, सरस्वती सम्मान का आपका काम हो जाएगा। अगला इंपोर्टेंट, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यह सन 1965 में, कब मेरे भाई? सन 1965 में शुरू किया गया था। और नाम क्या है? सोवियत। तो सोवियत संघ 1991 तक होता था, उसके बाद इसका विच्छेद हो गया। और सोवियत संघों का और भारत का, सोवियत संघ और भारत का जो मतलब प्रेम है आपस में, वो बना रहे, वो दोस्ती जो है वो बहुत अच्छे से बनी रहे, चीजें अच्छे से होती रहे, है ना, इसके लिए चीजें शुरू करी गई थी। और ये पुरस्कार उसमें शुरू किया गया था दोस्ती को बढ़ाने के लिए। कौन देता था इसको? तो सोवियत दूतावास, है ना, जो भारत में जो सोवियत संघ का दूतावास होता था, जो एम्बेसडर होते थे, है ना, जो आपकी एम्बेसी होती थी, उनके द्वारा दिया जाता था। और सबसे पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पहले सन 1965 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना लोकायतन के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? लोकायतन के लिए दिया गया था। यह बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। स्टडी जोन, सर आप पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, पर बच्चे आरडब्ल्यू एग्जाम पर क्यों जा रहे हैं? तो भाई आरडब्ल्यू एग्जाम पर जो है ना, अब वो क्या, एक तो थोड़े से पुराने हो गए ना, उनका समय बहुत ज्यादा हो गया। एग्जामपुर लगभग 2016 से लगे हुए हैं, है ना, और रोजगार विदंकित आपके 2017 से लगे हुए हैं। उनका इतने साल की मेहनत है ना, बहुत मेहनत है उनकी, इतने लंबे समय से उनकी मेहनत है। और भाई टीचर जो है वो अनुभवी हो ही चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट पढ़ाने की जो बात है, पढ़ाने के स्किल सबके अपने अपने होते हैं। अब वो जो चैनल दोनों के दोनों हैं, उनकी जो रीच है, बच्चों के बीच में पहुंच गए हैं। बट राम जी की पाठशाला अभी तक उतने ज्यादा बच्चों के बीच में पहुंच नहीं पाया है। क्या कारण है? कि बच्चे पढ़ भी लेते हैं, हम फ्री कंटेंट देते हैं, पढ़ भी लेते हैं। जब पढ़ते हैं उस समय क्या बोलते हैं बच्चे? उस समय बच्चे बोलने लगते हैं कि सर हम जब बन जाएंगे तो वर्दी पहन के आपके पास आएंगे, मिलने आएंगे, और पहली सैलरी आपके नाम ये है वो है। उसके बाद बच्चे फ्री में पढ़ जाते हैं। जो उनसे पैसे ले लेते हैं वो तो पूछे ना पूछे, उनको क्या फर्क पड़ता है, बट हमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कुछ बच्चे हैं ऐसे जो जुड़े हैं, जो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आएंगे, निश्चित आएंगे। बट एक जो बड़ी संख्या है वो पढ़ती भी है, बट ना तो वीडियो को लाइक करती है, ना बच्चों के पास शेयर करते हैं कि भाई ये मास्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कम से कम आप इनको देखो।
तो राम जी की पाठशाला बहुत बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से करवाने का प्रयास करते हैं, बट नहीं होता तो क्या करें भाई, अब हम कह ही सकते हैं, अपील ही कर सकते हैं भाई बच्चों से, ठीक है। अब बच्चे अगर शेयर ही ना करें, अगर बच्चे लोगों के पास तक ना पहुंचाएं तो क्या किया जाए भाई, परंतु अपना काम है काम करना। अगर 10 बच्चों को भी, 100 बच्चों को भी, 1000 बच्चों को भी लाभ हो रहा है तो अच्छा है, परंतु इच्छा यह है कि लाख बच्चों को, 10 लाख बच्चों को, 20 लाख बच्चों को लाभ हो अलग अलग एग्जाम्स में, तो उनका घर भी संवरे। क्योंकि कंटेंट में ना, तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं फालतू चीजें बात ना करूं बीच बीच में, परंतु बीच में देखो आपने पूछा तो आपका जवाब भी हो गया, मेरा थोड़ा सा आराम भी हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2021 से जुड़े हैं भाई, ठीक है, लोकायतन के लिए दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेने हैं इसमें कि कौन कौन से, इसमें सन याद नहीं रखने। सबसे पहले लोकायतन आपके सुमित्रा नंदन पंत को याद रखना है, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत को याद रखना है। उसके बाद शिलान्यास यज्ञदत्त शर्मा के लिए आपको याद रखना है, क्या, शिलान्यास यज्ञदत्त शर्मा के लिए याद रखना है आपको। 64 रूसी कविताएं हरिवंश राय बच्चन याद रखना है। अमृत विष आपको पता ही लग गया था, उधर क्या था आपका अमृतलाल नागर, कलम का सिपाही प्रेमचंद, साहित्य अकादमी पुरस्कार में आया था आपका अमृत राय। उसके बाद फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ सिंह, मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन, ये इन्वेस्टन नहीं याद रखने, ठीक है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र। आवारा मसीहा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका विष्णु प्रभाकर, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा, और झीनी झीनी भीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला। ये वो सारे हैं जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। इसमें सन नहीं याद रखने, परंतु इतना याद रखना है कि किसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, ये बात अच्छे दिमाग में रख लेंगे। अब अगला है मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये आपको बहुत अच्छे समझना है, बहुत अच्छे जानना है, ठीक है। मंगला प्रसाद पारितोषिक के संबंध में जो बात आती है हमारी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसकी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत सब आपकी सन 1923 से। इनके सन भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, इनके सन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा चीजें आपकी आती हैं, बहुत ज्यादा चीजें आपकी पूछी जाती है, ठीक है, वो आपकी बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। क्योंकि ऐसे ही पूछ लेगा कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ, तो किसने शुरू किया, तो शुरू करने वाले थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। और कौन सी संस्था इस पुरस्कार को देती थी, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संस्था थी, उसके द्वारा यह पुरस्कार आपका दिया जाता था। परंतु ये 2007 के बाद देना बंद है, 2007 के बाद से ये किसी को नहीं दिया जा रहा है, पर 1923 से पहले आपका मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया जाता था। किस किस को दिया गया है, तो ये बात आप अच्छे ध्यान रखें। सबसे पहले तो साहित्य अकादमी सम्मान ही थे। पद्म सिंह शर्मा को बिहारी सतसई की भूमिका के लिए दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो रचनाकार हैं, उनकी रचना है प्रिय प्रवास, जिसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत के लिए, जिनकी भारत भारती, साकेत, पंचवटी इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद को उनकी रचना कामायनी के लिए। रामचंद्र शुक्ल को उनकी रचना चिंतामणि, चिंतामणि गलत लिख रखा है, चिंतामणि, चिंतामणि क्या है आपका, चिंतामणि, ये निबंध संग्रह है इनका, पेपर में पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने। साथ में महादेव वर्मा को यामा के लिए, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी यामा के लिए मिला है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यशपाल को झूठा सच के लिए मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर के लिए मिला है। डॉक्टर संपूर्णानंद को चिद विलास के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, चिद विलास, चिद विलास है ना, चिद विलास, ये गलत लिख रखा है, मैं सही लिखता हूं उसको, चिद विलास, चिद विलास, चिद विलास ऐसे लिखा जाएगा, चिद विलास के लिए दिया गया है। और आपका नरेश मेहता को यह पंथ बंधु था, ये गलत लिखा हो, रहने दो इसको। तो इतना आप अगर याद रख लेंगे इसके संबंध में, पद्म सिंह बिहारी सतसई, हरिओद प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त साकेत, प्रसाद कामायनी, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, ठीक है। उसके बाद महादेव वर्मा यामा, यशपाल झूठा सच, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका कबीर, डॉक्टर संपूर्णानंद सिद्ध विलास आपको याद रखना है। और अब है आपका शला का सम्मान, ये भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही वीडियो में सारे के सारे पुरस्कार और सम्मान जो है, हाँ क्या बोल रहे हैं अभिनव पाठक भाई, यूपीएसआई की भाई डोली सिंह बोल रही हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, धन्यवाद भाई, आप लोगों के प्यार से ही पढ़ाते हैं जो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अभिनय पाठक भैया जी, भाई यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में सूचना पक्की है, जल्दी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। संभवतः 2-3 फॉर्म चल रहे हैं, तो उसकी वजह से साइट में जो दिक्कत आ रही है, इसलिए फॉर्म नहीं आ रहा होगा, आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा,
पर आप तैयार रहिए, ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला, ठीक है, गंभीरता से आप लोग लगे रहिए, ठीक है। यहां पर देखो तो शलाका सम्मान आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। शलाका सम्मान क्या आपका, शलाका सम्मान आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में आप देखिए, इसके बारे में एक ही चीज याद रखनी है, इसका पूछता है कि इसकी राशि कितनी है, पूछता है पेपर में, तो आपको राशि बतानी है। 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं और देने वाली संस्था कौन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा दिया जाता है। इसमें अब आपको जान लेना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी रचना पर शलाका सम्मान नहीं दिया जाता, किसी रचना पर शलाका सम्मान नहीं दिया जाता विशेषकर, है ना। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, आप ये मानेंगे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो लोग हैं उनको साहित्यकारों को ये प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले अगर ये किसी को मिला है तो सबसे पहले मिला है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। किनको, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को मिला है। उसके बाद इसमें आप सन याद रख सकते हैं, है ना, कि कौन कौन से सन में है। तो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1986-87 में। उसके बाद आप डॉक्टर नामवर सिंह का याद रख सकते हैं 1991, 90-91, नरेंद्र कोहली 1995-96, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आपका कृष्णा सोबती को याद रखना जरूरी है। भीष्म साहनी और कृष्णा सोबती सन 1999-2000 और कृष्णा सोबती सन 2001। और ये आपके रामदरस मिश्र को याद रखिए, आपके कमलेश्वर को, इनके सन को आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। रामदरस मिश्र सन 2001-2 में इनको मिला है, कमलेश्वर को सन 2000-2003 में मिला है। उसके बाद यहां पर देखिए क्लियरली देखने पता लगेगा मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी को 2006 और 2007 के लिए मिला है। उसके बाद आगे अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यहां तक ये सम्मान दिया गया है, बाकी इसमें कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक आपका भारत भारती सम्मान है जिसके बारे में दो तीन चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। भारत भारती सम्मान जो है ये यूपी का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। किसका, आपका यूपी का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है पूरे यूपी में। जैसे भारत में सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ऐसे ही यूपी में सबसे बड़ा अगर साहित्यिक सम्मान है तो वह आपका कौन सा है, भारत भारती सम्मान है, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। और राशि जो इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है वो 5,02,000 रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है भाई, 5,02,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। पिछली बार फिजिकल से रुक गया था मैं क्योंकि टाइफाइड, कोई बात नहीं भाई, इस बार लगे रहो, इस बार काम होगा, निश्चित होगा। 60,000 पद हैं और उनके लिए बेहतर से बेहतर अभी आपके सचिन सर लेके आएंगे, आपकी एक ही क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करेंगे। तो वो क्लास आप जो सारे टाइप सब कुछ इंपॉर्टेंट एक ही क्लास में खत्म। तो इस तरह से हम चीजें लेकर के आपके लिए चल रहे हैं और गंभीरता से आपको पढ़ते जाना है, गंभीरता से आपको करते जाना है, देखना है। तो यूपी का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है जो आपको याद रखना है इसमें, है ना, जो आपको याद रखना है। सबसे पहले किसको मिला था, सन 1981 में आपके किसको मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है। सन 1981 में महादेवी वर्मा को मिला है। सन 1989 में धर्मवीर भारती को मिला है, ये याद रखना है। उसके बाद रामदरस मिश्र को 2005 में मिला है, ठीक है। दो जो मैं बता रहा हूं, केदारनाथ सिंह को सन 2007 में मिला है। उसके बाद कैलाश वाजपेयी को सन 2010 में, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर देख लीजिए आप लेटेस्ट जो है रमेश चंद्र शाह को 2017 में मिला है। ये प्रश्न आपके लगातार पूछे गए हैं और ये मैंने निचोड़ आपको पूरा का पूरा इसमें बता दिया है, ठीक है। उम्मीद है ये, हाँ, तो क्लास आपकी पूरी हो चुकी है भाई, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सम्मान, साहित्य सम्मान मैंने सब आपको बता दिए, क्लियर, आपको सब पता लग गया। अब मुझे बताओ क्लास आपको कैसी लगी। 1 घंटे से भी कम के समय में ही लगभग, हाँ 1 घंटा तो हो गया, हाँ लगभग 1 घंटे के समय में ही मैंने आपको पूरा का पूरा खेल समझा दिया। पूरे के पूरे सब सम्मान साहित्य इतना भी पढ़ लोगे तो इससे बाहर आपकी चीजें नहीं जाएंगी। बस ये चीज चाहिए कि आपसे एक लाइक चाहिए और लाइक के साथ जबरदस्त शेयर चाहिए भाई, जहां भी आप कर सकते हो।